आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। मैं विश्व हिंदू थान सभा के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हिंदू जागरण मंच का प्रांत अध्यक्ष रहा हूँ। यहाँ पर मवेशियों को लाके डाल दिया जाता था और उसके ऊपर चाहे वो गधे हैं चाहे गाय हैं और ऊपर से कूड़ा डाल के आग लगा दी जाती थी। 2 साल ये कूड़ा कहाँ फेंका, इनके पास कोई जवाब नहीं था। करोड़ों रुपए का बजट जो है वो सरकार से आता है, फिर वो जाता कहाँ है सर? मैं वही बताता हूँ ना। अब मैं ये पूछता हूँ, अगर इन्होंने 3 साल या 4 साल ये कूड़ा उठाया और जब कूड़ा संयंत्र में कूड़ा फेंका नहीं तो कहाँ फेंका? रावी में फेंका। मिंजरों में जहाँ लिफाफे वगैरह गिरते हैं, चंबा चौगान में करोड़ों रुपया प्रशासन कमाता है। मैं उस सफाई को 15,000 में करवा दूँ। इन्होंने कितने पैसे दिए? 8 लाख रुपया। 73 लाख रुपए का जो है रिकवरी वसूलने के लिए आदेश जारी किए। हाउस ने उसको 2 लाख में सेटल कर दिया। क्या ये कुछ स्तरीय भ्रष्टाचार नहीं है? किसी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके उन जमीनों को बना के बेच दिया हो, ठीक है, और गरीब आदमियों को आप तंग करते हैं। किसी के 7 मंजिला, आप जाओ खजियार रोड पर, आप ऊपर की ओर जाओ, 7 मंजिला एक मकान बन रहा है जिसके ऊपर 163 के अंदर कार्रवाई हुई हो, उसके होटल का नक्शा पास हो गया, अवैध कब्जे का। इसलिए मैं बोलता हूँ, जब तक धार्मिक वैल्यूज लोगों के अंदर पैदा नहीं होंगी तब तक भ्रष्टाचारी बने रहेंगे और हमारा पतन स्वाभाविक है। हमारे देश के अंदर जरूरत है दोबारा से गुरुकुल आए, दोबारा से मदरसों के अंदर भी पढ़ाई हो। मैंने भाटिया से पूछा, 2 अक्टूबर को कूड़ा इकट्ठा किया, कहाँ फेंका? और हमने वीडियो बना के दिखाई, वो नदी में फेंक रहे थे। अपने हित के लिए चंबा जैसे आकांक्षी जिला में अभी तक सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है। शेख साहब जी मुड़दान दा ना, असि बोलते छोरा पे जाना बंद कर लियो दरवाजा, इनके लिए दरवाजा बंद करो। शर्म आनी चाहिए हमें। हम लोगों ने ही इन आदमियों को प्रोत्साहित किया कि भ्रष्टाचार करें, जितना मर्जी शोषण करे हमारा। कि डेमोक्रेसी के अंदर 1 वोट देने का अधिकार अगर राष्ट्रपति को तो मेरे को दिया। जैसे बिश्नोई के लिए जेल शरणस्थली बनी हो, वहां पर कोई खतरा नहीं है, पुलिस वाले उसकी रक्षा कर रहे हैं। कसाब के लिए वो शरणस्थली थी। तुम मुसलमानों के जियो, हम हिंदू बन के जीते हैं। मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ है कि मेरे पास सवाल का जवाब नहीं रहता। आपको डराया जा रहा है। और जो मैं बोल रहा हूँ, एक बार गरुड़ पुराण पढ़ना आपने, जन्नुम की यातनाएं भी पढ़ना। मुसलमानों को बोला, धर्म भीरू मत बनो, धर्म के प्रति जागरूक। दोस्तों, जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसी प्रकार से करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो करप्ट लोग होते हैं ना, ये आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से देश तरक्की नहीं कर पाता है, क्योंकि ये सिस्टम को धीरे धीरे खोखला बना देते हैं। आज हमारे गेस्ट, जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट होने के साथ साथ ज्योतिष भी हैं, अध्यात्म का ज्ञान भी रखते हैं और भी बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी हैं, उन्होंने इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर खुलकर हमसे बात की है। बहुत ही तीखी कन्वर्सेशन हुई है और अध्यात्म का टच देते हुए सर ने इस कन्वर्सेशन को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वाइड कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। हमें तो बहुत पसंद आया। हमने बहुत कुछ सीखा। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। अगर आप भी वो चीज़ें जानना चाहते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक इस पॉडकास्ट को बिना स्किप किए हुए देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पॉडकास्ट। स्वामी जी, इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने मौका दिया, मेरे विचार प्रकट करने के लिए आपका मंच मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत पहले से कबीर फाउंडेशन के साथ जुड़ा था और 2007 में चंबा में आरटीआई ब्यूरो एक कार्यालय हमने स्थापित किया था, ताकि चंबा के लोगों को, उस वक्त तो आरटीआई के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। हमने जब काम शुरू किया उस वक्त आरटीआई को लेकर लोगों में एक सजगता, एक उत्सुकता और उनको अपने अधिकारों को प्रति जागरूक करने के अंदर हमारे कार्यालय ने बहुत सारा काम किया। उसके बाद मैं विश्व हिंदू थान सभा के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हिंदू जागरण मंच का प्रांत अध्यक्ष रहा हूँ और चंबा विकास जनमंच का भी चंबा का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या बात है सर। सर, जैसे आपने बताया कि आप एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और आप जन समस्याओं को जो है वो समय समय पर उठाते रहे हैं। सर, एक सबसे बड़ी समस्या जो आजकल देखने को मिलती है, कूड़े की समस्या। आप कहीं भी जाओ, सड़क के साइड में ढेर लगा हुआ मिलता है। अभी भी जब हम आपसे मिलने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में कई ऐसी जगहें थी जहाँ पे भर भर के कूड़ा जो है फेंका हुआ था। और इसको मतलब खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए जी, पहले तो मैं अपने जिला चंबा की बात करूंगा जी। जो कूड़ा है ये पूरे विश्व की एक बड़ी भयंकर समस्या बन चुका है। इसके लिए पूरे विश्व के अंदर
अलग अलग संस्थाएं सरकारें जो हैं अलग तरीके से इसके निष्पादन का हल ढूंढ रही हैं और कई विकसित देशों के पास ये हल आ भी चुके हैं। और भारत के अंदर 2014 के अंदर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये कार्यक्रम चलाया था। अब हम जब धरातल पर इसको देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। चंबा एक आकांक्षी जिला है हमारा, और आकांक्षी जिले के अंदर भी कूड़ा निष्पादन का अभी तक एक ठोस प्रबंधन नहीं है। कूड़ा विश्व की समस्या के साथ साथ पूरे जिला चंबा की एक समस्या बन चुकी है। पंचायतों के अंदर लोगों ने अपने शौचालय तो बना लिए हैं, परंतु कूड़े के प्रबंधन के लिए अभी तक पंचायतों के पास भी कोई योजनाएं नहीं है। स्वामी जी, कूड़े की समस्या को लेकर आपकी पंचायत में स्थिति कैसी है? हमारा मेला एक खंड विकास कार्यालय यहाँ पर स्थापित है, उसका हेडक्वार्टर है। महिला पंचायत बाह्य सोच मुक्त उस वक्त हुई थी, इसको राष्ट्रपति अवार्ड भी महिला पंचायत को मिल चुका है। उसके बावजूद भी आज भी लोग बाह्य सोच करने पर मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थायी रूप से अगर शौचालय है तो बड़ा गंदा है, अगर शौचालय नहीं है तो उन शौचालय के अंदर जो है मतलब वो जो अधिकारी हैं या पंचायत के लोग हैं वो गंभीर रूप से इसके बारे में नहीं सोचते हैं। और साथ में मेरे को एक बात और कहनी पड़ रही है कि जो हम आम ग्रामीण हैं, इस मिशन के तहत जुड़ने के लिए हम जैसे अपने सोच का प्रबंध, अपने गंदगी का प्रबंध हमें जब तक स्वयं आगे आके नहीं करेंगे तभी तक सरकार के प्रयास जो है वो सारे के सारे धरातल पर नहीं उतर पाएंगे। हम लोगों को भी जागरूक होकर इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। स्वामी जी, जिला प्रशासन इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहा है? चंबा के अंदर जब पूर्व में जो उपायुक्त रहे हैं, हमने कई बार ये समस्याओं को उठाया। जैसे चंबा के अंदर मान लिया जाए एक आकांक्षी जिला होने के बावजूद, इसके पास बजट होने के बावजूद भी चंबा के अंदर पार्किंग नहीं है। उसी तरीके से कूड़ा नहीं है। कूड़े की निष्पादन के लिए 2-2 करोड़ रुपए के चंबा में कूड़ा घर घर से उठाने के लिए ठेकेदारों को पैसा दिया जाता है। उस कूड़े को कुरहा स्थित जो एक निष्पादन केंद्र है, जहाँ पर ठोस अपशिष्ट निष्पादन केंद्र था, जहाँ पर पिट्स बने थे, वहाँ पर खाद डाली जानी थी, खाद बना के किसानों को देनी थी। आप हैरान होंगे, कुछ वर्ष पूर्व जब मैंने आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी कि भाई कितनी खाद बनी है और कितनी खाद किन किन किसानों को डिस्ट्रीब्यूट की गई है और उससे कमेटी को कितनी आय हुई है, आप हैरान होंगे शेख साहब, 0 किलो खाद इस संयंत्र से तैयार हुई थी और कुछ नहीं बना। वो पिट खाली पड़े हैं। यहाँ पर तो उस वक्त हमने इतना आंदोलन किया, आग लगा दी जाती थी, सारा कूड़ा जो है उसको जब गंदगी जल के हवाओं में फैलती थी तो मैला, चड़ी, बंदला, दाड़वी, गागड़ा, जितनी फागड़ी, ये सारी पंचायतें जो इतना प्रकृति ने इनको भरपूर सौंदर्य दिया है, और नीचे बहने वाली रावी नदी जिसके बारे में बोला जाता तपम ताप्यत रावी तीरे पिंड दानम गया तीरे दानम ददाती कुरुक्षेत्रे मृत्यु मोक्ष जाह्नवी तटे, वो सारा कूड़ा जो है ठेकेदार लोग उस रावी नदी में प्रवाहित कर देते थे। जब हमने आवाज उठाई, प्रशासन जागा, यहाँ पर मवेशियों को लाके डाल दिया जाता था और उसके ऊपर चाहे वो गधे हैं चाहे गाय हैं, और ऊपर से कूड़ा डाल के आग लगा दी जाती थी। हमने उन मवेशियों के जले हुए शव को बाहर निकाल के इन लोगों के ऊपर हमने आंदोलन किए, सड़कें जाम की, पर इनके प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंगी। आपके माध्यम से मैं इस बात को फिर उठाना चाहूँगा। इसके लिए कुछ लोग जो थे, उस वक्त जब ये कूड़ा संयंत्र बना था तो एक प्रधान के लेटर हेड के ऊपर एक एनओसी लेकर इस कूड़ा संयंत्र को संचालित कर दिया गया था। इस कूड़ा संचालन के समय जो ये जमीनें थी, कुछ एक कमेटी के अंदर काम करने वाले जो कमेटी के लोग थे, पार्षद थे, उनकी थी। उन्होंने महंगे रेट पर इस जमीन को बेचा, और जमीन को बेचने के बाद कमेटी ने इसको अपनी जमीन लिया और कुछ प्राइवेट लोगों से भी इस जमीन को लिया। अब यहाँ पर यह सेंटर बना दिया ठोस अपशिष्ट के रूप में। इतना गंदगी का ढेर सड़क तक पहुंच जाता था। सड़क के पहले तो रावी नदी से 100 मीटर की दूरी पर या 50 मीटर की दूरी पर हाई कोर्ट के रूल्स हैं कि कोई भी ऐसा सरकारी कंस्ट्रक्शन का कार्य या सरकारी पैसा जो है वहाँ पर व्यय नहीं किया जाएगा। इन्होंने उसको अवहेलना करते हुए, हाई कोर्ट को ना मानते हुए, और एनएच के साथ कूड़ा सेंटर बन ही नहीं सकता था। तब एनएच नहीं था, हाईवे था ना, सिंपल रोड था स्टेट हेड के अंदर, पर इन्होंने कूड़ा सेंटर बनाया। गंदगी फैली, मक्खियाँ फैली, खुरां के लोग इतने बीमार हुए, जॉन्डिस फैल गया, उनको बीमार हो गए, है ना। हमने आवाज उठाई
हमने आवाज उठाई उसके लिए, फिर लोग एनजीटी में गए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर उन्होंने बोला इसका प्रबंधन ठीक नहीं है। जो लोग गए उन्होंने कुछ एप्लीकेशन इस तरीके से लगाई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायत मिली कि इसका प्रबंधन उचित ढंग से किया जाए। उसके बावजूद भी मशीनें भी लगाई इन्होंने, उसका निष्पादन करने के लिए, खाद बनाने के लिए मशीनें भी लगाई। जो यहाँ पर प्लास्टिक आता था, जबकि प्लास्टिक के लिए ये कूड़ा संयंत्र नहीं था, उसको सेग्रीगेट करने के बाद उसके पैकेट्स बनने शुरू हुए। यहाँ पर एक फौजी करके ठेकेदार था, लोकल था वो। तो लोगों ने देखा कि ये प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, तो वो आदमी जो फौजी था उसको यूएनओ द्वारा सम्मानित है। वो फौज में इंस्पेक्टर रैंक से आईटीबीपी से रिटायर हुआ है। तो उसकी दुकान भी साथ थी, घर भी साथ था। सबसे ज़्यादा दुखी वो लोग थे। तो प्रशासन ने उसके, जिसको बोलते हैं हमारे, तरले काट के उसको वो काम दिया कि भाई तू इस काम को कर। उसको मेरे ख्याल 94,000 के अंदर लेबर प्रोवाइड की गई। अब उसने 1.5 साल बड़ा अच्छा काम किया, वहाँ पर बड़ा उत्तम कार्य रहा। कोई उस प्रबंधन के अंदर अच्छा था और लोगों ने कुछ नहीं बोला। स्वामी जी, उस कूड़ा निष्पादन केंद्र में काम करने वाले लोगों की स्थिति कैसी थी? उनका ईपीएफ नहीं कटता था, गंदगी में काम करते थे। प्रशासन उनको ना ग्लव्स देता था, ना वर्दी देता था, ठीक है ना। अब वो इतनी गरीब बच्चे जो काम करने वाले हैं, गंदगी के अंदर काम करेंगे तो कूड़े का निष्पादन करेंगे। उनके लिए कोई भी जो श्रम कार्यालय चंबा में खुले हुए हैं कि लेबर को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, कूड़े में काम करने वालों के लिए क्या सुविधाएं होती है, टनल में काम करने वालों के लिए सुविधाएं क्या होती है। कभी मेरे को नहीं लगता लेबर इंस्पेक्टर ने यहाँ विजिट किया होगा। गर्मियों के दिनों में कैसे काम करते हैं, उनके कमरे हैं, लेडीज वहाँ कहाँ ड्रेस चेंज करेंगी, उनके यहाँ पंखे लगे हैं नहीं लगे हैं। क्या किसी मजदूर संघ ने इनके हित में आवाज नहीं उठाई? जितनी यूनियनें बनी है, चाहे वो आपकी इंटक है, चाहे आपके क्या बोलते हैं भारतीय मजदूर संघ है, चाहे कहीं की भी ऐसी टू है, उनको तो बड़े बड़े प्रोजेक्टों में कमीशन चाहिए होगी, वहाँ जाएंगे वो। यहाँ पर इनकी समस्या को किसी ने देखा और अनपढ़ता के कारण ये लोग भी इतने जागरूक नहीं थे। अब जब हमने थोड़ी आवाज़ उठाई कि इनका ईवीएफ कटना चाहिए, इनका ईवीएफ नहीं कटा, तो कमेटी ने टेंडर करवाए। टेंडर जिस बंदे को मिला तो यही काम जो 94,000 में होता था, वो टेंडर मेरे ख्याल 1,80,000 के करीब ऐसा टेंडर उसको अलॉट हुआ। अब काम का ढंग आप देखो तो आज फिर वही गंदगी का आलम है वहाँ पर। उसी तरीके से गंदगी फैल रही है, लोगों में फिर आक्रोश है, लोग फिर मिल रहे हैं। एक बार 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के ऊपर उस वक्त भाटिया जी होते थे, विवेक भाटिया। हाँ। तो उन्होंने एक कार्यक्रम रखा कूड़े को उठाने के लिए। स्कूल के बच्चों से लेकर विभिन्न संस्थाओं के लोग, ग्रीन वैली, ग्रीन चंबा, ग्रीन कौन कौन संस्थाएं, वो सारी आई। जब उन्होंने कूड़ा को उठाया तो कूड़ा संयंत्र तो बंद था 2 साल से। तो हमने एक प्रश्न किया कि भाई ये जो नाक से निकाल के होंठ पर डाला जा रहा है, ये कूड़ा फेंकेंगे कहाँ? 2 साल ये कूड़ा कहाँ फेंका, इनके पास कोई जवाब नहीं था। नहीं, तो जैसे आपने भी बताया कि करोड़ों रुपए का बजट जो है वो सरकार से आता है, फिर वो जाता कहाँ है सर? मैं वही बताता हूँ ना जी। जो पार्षद हैं उन्हीं के ठेकेदार हैं। और आप हैरान होंगे, उस कूड़े को उठाने के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती थी। उस कूड़े को उठाने के लिए हाउस में पास कर दिया जाता, इन्हीं ठेकेदारों को दे दिया जाए। वो ठेकेदार किसी न किसी पॉलिटिकल आदमी के आदमी होते थे। अब मैं ये पूछता हूँ, अगर इन्होंने 3 साल या 4 साल ये कूड़ा उठाया और जब कूड़ा संयंत्र में कूड़ा फेंका नहीं तो कहाँ फेंका? रावी में फेंका। उसको डंप किया गया है या वहाँ कहीं वहीं 2-2 करोड़ रुपए इन्होंने खा लिए। हाउस ने अपनी मर्जी से, इस बार भी हमने जब ऑब्जेक्शन किया तो हाउस ने वो जो कूड़ा उठाया था 2-2 करोड़ रुपए, जो 2 करोड़ का उन्हीं ठेकेदारों को दे रहे थे। फिर आनन फानन में जब विजिलेंस की इंक्वायरी करवाई हमने तो उसको इन्होंने टेंडर को कैंसिल किया। अब आप हैरान होंगे, जैसे चंबा चौगान है, आप तो चंबा के हैं, हिमाचल के हैं। बिल्कुल सर। मिंजरों में जहाँ लिफाफे वगैरह गिरते हैं, चंबा चौगान में करोड़ों रुपया प्रशासन कमाता है जी। तो उस चौगान की सफाई के लिए मैं उस सफाई को 15,000 में करवा दूं। इन्होंने कितने पैसे दिए? 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपया सिर्फ चौगान की सफाई के लिए, सफाई के लिए। तो ये तो विजिलेंस में हमने केस कर दिया, विजिलेंस की जांच कर रही है। न्यूज आई थी कुछ दिन पहले। आई थी, ठीक है नहीं? आई थी। इन्होंने तो भाई जी ऐसा किया है जो साथ में कमेटी की जो पावर है ना 5 लाख तक की है।
और एसडीओ की पावर जो है वो 1 लाख रुपए की तक का है किसी भी चीज़ को काम करने के लिए। जो कमेटी के साथ एक रेस्ट हाउस है इनका जंजघर टाइप का, वो किसी डीकेएस कंपनी को उन्होंने लीज पर दिया था। जब 5 साल किराया नहीं मिला तो ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा, मेरे पास सारे कागज पड़े हैं, तो इनके ऊपर 73 लाख रुपए का ऑडिटर्स ने जो है रिकवरी वसूलने के लिए आदेश जारी किए। और जब मेरे पास दूसरी सूचना आई, हाउस ने उसको 2 लाख में सेटल कर दिया। क्या ये उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार नहीं है? बिल्कुल सर। लेकिन मैं इस कूड़े को लेके ना कमेटी को इसलिए कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है। चंबा में एक गरीब आदमी ने अगर अपना नक्शा पास कराना हो, शेख साहब उसको महीनों लग जाते हैं, इनके चक्कर लगाते। और चंबा में 7-7 मंजिला, 8-8 मंजिला, 10-10 मंजिला मकान बन रहे हैं, चाहे वो बालू में हो, चाहे ऊपर कोई कवाड़ी है उसका हो, चाहे क्या बोलते हैं सरोल के अंदर अवैध जमीनें बिक गई। आपने सरोल में देखना जी। कोई पता नहीं फौजी करके है, उसके साथ मेडिकल कॉलेज के साथ अवैध जगह अपनी 3 विश्व जगह ऊपर और नीचे वाली जगह बेच दी। तो सारा भ्रष्टाचार, आरटीआई का एक्टिविस्ट रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा ये भ्रष्टाचार की बातें हैं। उसने सरकारी जगह को ही बेच दिया। अब जब सरकारी जगह वो आदमी बेच रहा है तो पीडब्ल्यूडी विभाग, एवरी वेस्ट लैंड इज कॉल्ड फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट विभाग, रेवेन्यू विभाग, ये सारे के सारे जिम्मेवार हैं। अगर ये कड़ी खुलेगी तो सारे लोग आ जाएंगे। आप देखो ना, किसी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके उन जमीनों को बना के बेच दिया हो, ठीक है, और गरीब आदमियों को आप तंग करते हैं। किसी के 7 मंजिला, आप जाओ खजियार रोड पर, आप ऊपर की ओर जाओ, 7 मंजिला एक मकान बन रहा है। किसी ने जिसके ऊपर 163 के अंदर कार्रवाई हुई हो, उसके होटल का नक्शा पास हो गया अवैध कब्जे का, जिसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी थी। तो इसके अंदर उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार की बू आती है। मैं तो ये बोलता हूं प्रशासन को गंभीरता के साथ, अगर प्रशासन ईमानदार है तो इस पॉडकास्ट को अगर कोई सुन रहा है तो इसके जरिए मैं इस क्वेश्चन को उठा रहा हूं कि आप गंभीरता से काम करो। कमेटी के अंदर चाहे ईओ चंबा है, चाहे एसडीओ चंबा है, चाहे हमारी अध्यक्षा है, चाहे हमारा जेई है, चाहे जिला अधिकारी है, उनको चाहिए कि मेरी बातों को गंभीरता से लें। पूरे शहर का कूड़ा एक छोटी सी जगह के अंदर, लगभग कोई 1 बीघा 1.5 बीघा लैंड है, उसके अंदर फेंका जा रहा है। और कल को आप चाहे ठेकेदार को बुरा बोलते हैं, चाहे काम करने के वाले को बुरा बोलते हैं, मैं इनको बुरा नहीं बोलता हूं। इसके लिए एक प्लान होना चाहिए था इनके पास। इनके पास इंजीनियर हैं, इनके पास प्लान करने वाले आदमी हैं, इनके पास बड़े बुद्धिजीवी आईएएस जो होते हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं। तो जब मोक्ता जी थे, उनके साथ हमने एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग के अंदर एक डिसाइड हुआ था कि हर मोहल्ले के कूड़े के लिए एक अलग निष्पादन बनाया जाए। जैसे ऊपर सुराड़ा मल्ला था, इसका कूड़ा जो है स्रोथा नाला के अंदर एक डंपिंग साइट बना के उसके अंदर इस कूड़े को इसका निष्पादन किया जाए, ठीक है। फिर जो आपका दूसरे मल्ले थे, जुलाखड़ी वगैरह का मल्ला था, अरदासपुरा वगैरह का मल्ला था, उसके लिए हमने राय दी थी कि जहाँ पर ये आईपीएच का नीचे सीवरेज का टैंक बना हुआ है रिवर बैंक पर बारगाह में, वहां पर एनएच से बाहर से एक दीवार लगा के चंबा के लोगों के लिए डंपिंग साइट नहीं है, तो वहां पर डंपिंग साइट बना दो और कूड़े को उसके अंदर दफन कर दो, और ऊपर एक मैदान तैयार हो जाएगा, वहां गाड़ियों की पार्किंग के लिए सुविधा हो जाएगी, लोगों के लिए भी सुविधा हो जाएगी। बिल्कुल। तो तीसरी प्रपोजल हमने दी थी कि जो हरदासपुरा और मुगड़ा वाले हैं, इनके लिए शनिदेव टेम्पल से बिल्कुल नीचे शमशान घाट के पास बड़ी खुली जगह है सरकारी, यहाँ पर एक डंपिंग साइट बनाई जाए। और चौथा हमने बोला था चौगान और कश्मीरी मल्ला के लिए, इसके लिए डीसी रेजिडेंस से नीचे जो आपका भगोत है, वहां पर 50-60 बीघे जमीन सरकारी है, वहां से ऊपर से कूड़ा गिराने के लिए एक वो लगाया जाए और नीचे सीधा कूड़ा ऊपर से ही चला जाए। तो उस वक्त ये मिनट भी रिकॉर्ड किए थे मीटिंग के अंदर, और मोक्ता जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आपने बिल्कुल सही आवाज उठाई है। और दूसरी बात है, जब कुरान का था तो उसके लिए हमने एक डिमांड की थी कि जिन आदमियों को ज्यादा समस्या है वो है हमारे लोकल लोग, तो यहाँ पर लोकल आदमियों की अपॉइंटमेंट की जाए काम करने के लिए। जी बिल्कुल। और दूसरा, लोकल ठेकेदार रखा जाए और उसके ऊपर चेक रखा जाए, म्युनिसिपल पार्षद आके उसका कूड़ा कहाँ फेंका जा रहा है उसको देखे, सेग्रीगेशन ठीक हो रही है,
कूड़ा ठीक पिट में डाला जा रहा है, उसकी खाद ठीक बन रही है और खाद बिकेगी। खाद बिकती है बड़े अच्छे रेट पर। और जो हमने एक और सलाह दी थी उस वक्त कि जितना प्लास्टिक है इसको बाहर भेजने की बजाय यहाँ पर एक कोई 7-8 लाख की मशीन आती है जिसमें प्लास्टिक से उसको गला के उसकी रस्सियां बनती हैं जी, है ना जी। उस रस्सी को एग्रो के थ्रू हर किसान को वो रस्सियां चाहिए, सरकारी डिपार्टमेंट उन रस्सी को खरीदे और बेचे, और हमारा यहाँ से जो बाहर भेजने के अंदर जितना खर्च आता है वो भी नहीं आएगा। अगर ऐसा नहीं करना है तो जो लोकल आदमी है उनको ये रोजगार के लिए खोल दिया जाए, वो खुद रस्सियां बनाएंगे, खुद काम करेंगे, आपके कूड़े की समस्या हल हो जाती है। देखो कोई एक ऐसी बड़ी भयंकर समस्या नहीं, कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे, एक छोटी सी समस्या पर इसके अंदर एक विल चाहिए। हमारे पॉलिटिशियन चाहे चंबा के किसी भी इलाके के हों, उनके इलाकों के अंदर आप जाएंगे, पंचायतों का हल देखेंगे, भरमौर जैसी सुंदर जगह के अंदर, मणिमेश जैसी जगह के अंदर, और आप चुरा के क्षेत्र के अंदर या भटियात के क्षेत्र में जाओ, हर जगह कूड़े की समस्या है। और कूड़े के लिए एक तरफ एक अभियान जहां पर पब्लिक को जागरूक करने का चले। देखो जैसे मेरा घर है, मैंने अपने घर के कूड़े के लिए, जैसे प्लास्टिक बिकता है, बोतल बिकता है, गत्ता बिकता है, उसको हम अलग कर देते हैं। और जो दूसरा प्लास्टिक है जो सड़ता नहीं है, सिंगल यूज प्लास्टिक जी, उस प्लास्टिक के लिए मैंने एक यहाँ पर एक संयंत्र बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर घर में ही जी। ऐसे करके उसका नीचे जाला बनाया है, ऊपर से आप जो भी हैं नैपकिन है, पैड है, फलाना, उसको फेंकेंगे, जब सूख जाएगा उसको अब क्या करना, बाहर फेंकने की बजाय उसको, हालांकि प्लास्टिक फूकना भी गलत है, पर जब तक उस प्लास्टिक का सही निष्पादन नहीं होता है तब तक हम उसको फूक दें ताकि बाहर गंदगी ना फैलाए। बाहर तो सुंदर लगे, कम से कम जगह तो सुंदर लगे। जैसे पहले आपने देखा होगा ना, गांव में आप जाते थे ना, तो जैसे गांव में प्रवेश होने लगते थे तो गांव की एंट्री पर बदबू आनी शुरू होती थी। लोगों ने शौचालय ही गांव के एंट्रेंस पर बनाए होते थे। कोई बोलते मेरा घर साफ रहे, मैं यहाँ पर शौचालय अपनी सोच करूंगा। अब आस्ता आस्ता क्या हुआ, लोगों ने एक सामुदायिक शौचालय बना लिया, फिर लोगों ने घर में शौचालय बना लिया, फिर आस्ते आस्ते कमरे के साथ शौचालय बना लिया कि मेरी गंदगी मैं ही इसका निष्पादन करूंगा। तो जब ये सोच लोगों के अंदर पैदा हो जाए कि ये जो कूड़ा है ये ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये गंदगी ली है तो मैं ही इसको डिस्पोज ऑफ करूंगा, तो कुछ एक जो महिला के दुकानदार हैं उन्होंने सोचा है अपने कूड़े को खुद जलाते हैं, कितना कि प्रदूषण फैल जाएगा जलने से, पर जब ये गिरेगा धरती के ऊपर तो कई वर्षों तक ये खराब, मतलब ये डिस्पोज ऑफ नहीं होगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि प्रशासन को चाहिए कि जब तक आपके पास चंबा में एक प्लास्टिक से कोई चीज तैयार करनी, चाहे प्लाईवुड तैयार करना या रिसाइकल का कोई बड़ा प्लांट नहीं लग जाता है, तब तक लोगों को, जो यहाँ पर इन्होंने छोटे छोटे 5-5 हजार लोगों को दिया था, जो गंदगी को क्या बोलते हैं उसको, कुछ नाम था उसका, कि जो आपकी किचन की गंदगी निकलती है उस वेस्टेज को बनाने के लिए पिट बनाए थे। एक छोटी छोटी बुखारियां आप घर पर ही रख दें ऊपर। अगर मेरी किचन की गाद है ना जी, अगर मैं ऊपर उस पिट के अंदर डालूंगा तो 1 साल के अंदर मेरे को उस किचन जितना भी बड़ा हो, मेरा 3-4 बोरियां मेरे को खाद तैयार होगी और किचन गार्डन के रूप में मेरे काम आएंगी सारी की सारी। बिल्कुल। लोगों को अवेयर करने के लिए इसके लिए सेमिनार की जरूरत है। और उसके बाद जो प्लास्टिक है, छोटा मोटा जो प्लास्टिक घर में होता है, जो यूज का प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक को अगर हम जलाने का काम करते हैं, जलाना हालांकि वो भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है, फिर भी मैं बोलता हूं कि बाहर फेंकने की बजाय उसको एक टाइम में जला दिया जाए तो कितना की जहर फैला लेगा। तो गंभीरता के साथ शेख साहब इसके ऊपर अगर विचार किया जाए तो हम कूड़े से, पहले तो मैं बोलता हूं मैंने अपना घर मुक्त किया। स्वामी जी, ये जो अवैध तरीके से कूड़े का निष्पादन होता है, इससे जो खेती बाड़ी होती है, जो फसल होती है, या फिर जो नदी तालाब होते हैं या पीने का पानी होता है, उस पर क्या असर पड़ता है? आप हैरान होंगे, पहले ना जैसे पानी बहता है हमारा ये वाला, नहरें होती थी, तो वो होती थी नहरें खेतों के लिए जी। हम उसमें ऐसे लेट के पानी पीते थे, इतना साफ पानी होता था, साफ पानी होता था। अब लोगों ने क्या किया, अपने घरों का जो किचन का वेस्ट था या अपने घरों का बाथरूम का वेस्ट है, लैट्रिन का वेस्ट तो चलो उन्होंने उसमें डाल दिया सेप्टिक टैंक में, सेप्टिक टैंक में सीवरेज तो बिछेगी, पर उन लोगों ने क्या किया, जो सरकारी नहरें हैं उसके अंदर ये जो है वेस्ट डालना शुरू कर दिया। हमने उसके लिए एक प्लान की, आईपीएच विभाग से रिक्वेस्ट की, उन्होंने बोला पाइपें डाल देते, हम चैम्बर बनाए, लोग लड़ पड़े, हमने वेस्ट कहाँ डालना जी, हम तो इसी नहर में डालेंगे, आपके खेत खराब होते तो होने दो,
साबुन वाला पानी वहां पर जाता, केमिकल वाला पानी जाता, जाने दो। हमें एक तरफ ऑर्गेनिक भी चाहिए और दूसरी तरफ हम उसको पर्यावरण को खराब भी करेंगे। तो उन लोगों ने वो पानी जबरदस्ती करके वहां डाल दिया। मैं क्यों ऐसा मानूं जी, ऊपर वाला भी डाल रहा है, उससे ऊपर वाला भी डाल रहा है, अवेयरनेस नहीं है। अब वो नहर तो बन गई है पर पानी वैसा ही जाएगा। तो पानी जाने से इसके लिए चाहिए विभाग को सख्ती से कार्रवाई करते हैं। नहीं तो जैसा भी आपने बताया कि भ्रष्टाचार चल रहा है, बड़े लेवल पे चल रहा है, हर कोई जैसे कोई सरकारी लोग या फिर कोई ठेकेदार लोग इसके लिए जो है वो जिम्मेदार पाए जा रहे हैं। अभी आपने बोला कि जैसे एक प्लांट लगना चाहिए, वेस्ट डिस्पोजल प्लांट, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उस प्लांट के अंदर भी वैसा भ्रष्टाचार नहीं होगा? देखो, मैं आपको यही तो बोलता हूँ जी, अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज है। उसके लिए हम ये कोशिश तो नहीं छोड़ सकते ना। अगर ये भ्रष्टाचार हो रहा है ना, देखो एक कहानी में सुनता था, एक ना स्कूल के अंदर एक निरीक्षक गया। हम्म, तो उसने बोला, भाई देखो मैंने आज आपकी कक्षा का निरीक्षण करना है। तो उसने एक कक्षा के विद्यार्थियों से पूछा कि आप कक्षा के जो टॉप 3 विद्यार्थी हैं, एक बोर्ड पर प्रश्न लिख दिया, इसके बारे में अपना उत्तर लिखो। नंबर 1 विद्यार्थी उठा, उसने उत्तर लिखा। नंबर 2 उठा, उसने जब नंबर 3 उठा, उसका कुछ माथा ठनका। उसने बोला, रुक भाई, तू वही नहीं है जो नंबर 1 पर आया था? उस विद्यार्थी ने क्षमा मांगी, बोले हाँ जी, जो मेरा वाला विद्यार्थी है जो तीसरे नंबर का था, वो आज क्रिकेट का मैच देखने गया। अच्छा। और उसने बोला कि आज निरीक्षक आ रहा है तो मेरी जगह प्रॉक्सी लगा दी है। तो उसको तो बड़ा गुस्सा आया कि जो निरीक्षक था, उसने कक्षा के टीचर से पूछा कि कैसे टीचर हो, कक्षा का अध्यापक? अगर मैं ना इसको पकड़ता, तुम्हें तो पता तुम्हारे विद्यार्थी हैं, तुम्हें तो पकड़ना चाहिए था, मैं तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करूंगा। निरीक्षक ने पैर पकड़ना, कक्षा अध्यापक ने निरीक्षक के पैर पकड़ लिए। ये एक्चुअल में इस कक्षा का जो अध्यापक है वो क्रिकेट का मैच देखने गए, तो उसकी जगह मेरी ड्यूटी लग गई। वो तो बड़ा बबूला हुआ। उसने बोला, कैसा स्कूल है, विद्यार्थी तो है ही भ्रष्ट, कक्षा का टीचर ही भ्रष्ट, चलो प्रिंसिपल के पास। उसने प्रिंसिपल को इतना बुरा भला बोला कि कैसे आपका स्कूल है, कैसे आप चलाते हैं, यहां पर कक्षा का अध्यापक और आपके बच्चा एक जैसे हैं सारे, मैं आपके ऊपर डिप्टी डायरेक्टर को लिख रहा हूं, कार्रवाई करूंगा। उसने कुछ नहीं किया, 10,000 रुपये निकाले और उसके हाथ में दे दिए। बोले देखो जी, दरअसल पिताजी आज क्रिकेट का मैच देखने गए हैं, प्रिंसिपल तो वो हैं, तो उनकी जगह मैं आया हूँ। पर उन्होंने बोला कोई आ गया तो उसको 10,000 रुपये दे दिए। 10,000 निरीक्षक ने लिए, थोड़ा ठंडा हो गया। बोले यार बच गया तू आज। दरअसल जो असली निरीक्षक है वो भी क्रिकेट का मैच देखने गया, वो आया होता ना आज, है वो आया होता तो तेरी तो नौकरी गई थी। तो यहाँ भाई जी, टॉप मैनेजमेंट से लेकर हम भी भ्रष्टाचार के अंदर बराबर भागीदार। हम बड़े बड़े लेक्चर देंगे, पर मेरे बेटे को नौकरी लगनी होगी, मैं 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। लेक्चर देंगे। मैं पूछता हूं उन ठेकेदारों से, अगर एक बार संकल्प लो, ना आईपीएच विभाग ने, पीडब्ल्यूडी, ना फॉरेस्ट, ना कमेटी की, कहीं हम 1 रुपया नहीं देंगे। कमीशन ये लोग जो है ना, सारे विभाग वाले इस तरीके से मांगते हैं जैसे उनका अधिकार है सैलरी की तरह। तो ठेकेदार भी बोलता मेरा काम कर रहा है, सुगम कर रहा है, पैसे लेके काम करता है, एक नक्शा बना देता है, पैसे लेके कर देता है। तो हमें आदत हो गई है। तो यहां गुरु से लेकर शिष्य तक, टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट तक, ये जो प्रिंसिपल वाला मैंने किस्सा सुना है, इसी में हम शामिल हैं। स्वामी जी, जैसे अभी करप्शन की बात हो रही है, अगर धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो करप्शन क्या होता है? जिन लोगों की धार्मिक वैल्यूज है ना, उनका पतन अस्वाभाविक है। और जिन्होंने नैतिक वैल्यू है, चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे, नहीं करोगे तो फिर करोड़पति हो जाओगे। बिना चोरी किए आप करोड़पति नहीं हो पाओगे। तो हमें जो नैतिक वैल्यू, अगर मेरे को यह बोला गया कि ब्याज खाना पाप है, जैसे इस्लाम में बोला गया जी, तो वो गुनाह है, तो वो 90% तो उसको फॉलो करेंगे कि गुनाह है। अपराध पकड़े जाने पर है। जो धर्म की वैल्यू है उनको पता, आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, अपने से कैसे बोलोगे? अगर मैंने कोई पाप भी किया तो मैं तो जानता हूं ना, मैं तुम्हें झूठ बोल सकता हूं, आपको झूठ बोल सकता हूं। इसलिए मैं बोलता हूं, जब तक धार्मिक वैल्यूज लोगों के अंदर पैदा नहीं होंगी, तब तक भ्रष्टाचारी बने रहेंगे और हमारा पतन स्वाभाविक है। इसीलिए लोगों को धार्मिक शिक्षाएं देना भी जरूरी है और धार्मिक वैल्यू को बढ़ाना भी जरूरी है। और ये देश अध्यात्म का एक स्रोत है। अध्यात्म, धर्म, ध्यान की गंगा
भारत से हमेशा भी है। प्रत्येक भारतवर्षी, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, अगर सारे के सारे लोग अपनी धार्मिक वैल्यू को, अपने धार्मिक क्या बोलते हैं, आदेशों को माने, जी तो मैं समझता हूं कि पतन होना अस्वाभाविक है। परंतु हम लोग जो हैं, जो 400 साल पहले विश्व के मानचित्र पर नहीं था, कोलंबस ने जिसको खोजा, अमेरिका जैसा कंट्री जिसने पूरे विश्व के अंदर एक अराजकता फैला रखी है, हम लोग उनका अंधा अनुसरण कर रहे हैं। अमेरिका के स्थापित वैल्यूज को हम करके, दो अंग्रेजी के शब्द बोल के हम सोचते हैं हम बड़े स्कॉलर हो गए हैं। तो मैं ये बोलता हूँ, हमारे देश के अंदर जरूरत है दोबारा से गुरुकुल आए, दोबारा से मदरसों के अंदर भी पढ़ाई हो। जो बच्चा बेशक टॉप इंजीनियर भी बने, वो जरूर अपनी धार्मिक, और जो भी सरदारों को बच्चा है वो गुरु ग्रंथ और गुरुमुखी के बारे में, गुरु ग्रंथ साहब के बारे, जपू जी के साहब के बारे में पूरे तरीके से उसको जाने। जो आपका बच्चा ईसाई है उसको पूरा पता होना चाहिए, चाहे भय वो इंजीनियर हो जाए, पर उसको पता होना चाहिए जीसस ने 10 आज्ञाएं क्या दी हैं, उसके बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। तो और धार्मिक ग्राउंड पे जो है वो ग्राउंडेड होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जी। हाँ, बुद्धिज्म को पढ़ने वाला धम्मपद को जाने, महावीर को जाने वाला जिन सूत्रों को पढ़े। और मैं इतना मानता हूं, जो एक सच्चा मुसलमान है, जो बिल्कुल नमाज को जानने वाला, वो हिंसक नहीं हो सकता। जो अच्छा हिंदू है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाव भवेत्, इस पर चलता है। जो अच्छा मुसलमान है वो इस्लाम का रंग हरा है, रहमतुल लिल आलमीन। इस्लाम का मतलब ही शांति है, और शांति के पैगंबर हजरत पैगंबर के ऊपर चलने वाला होगा। जो अच्छा सिख है वो गुरु नानक देव की हर बातों को सुनेगा, पखंडवाद के खिलाफ होगा। जो अच्छा ईसाई है वो जीसस के ऊपर चलने वाला होगा। जिस जीसस ने जब फांसी दी जा रही थी, 100 चोरों के बीच में उस वक्त फांसी दी गई, और जिसने बोले परमात्मा तो मुझे क्या दिखा रहा, तो दूसरे कृष्ण ने बोला नहीं, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, मैंने इनको माफ कर दिया। तो हमारे देश के अंदर आज जरूरत है, जिस मोड़ पर हम खड़े हैं, हमारी धार्मिक वैल्यूज जब उठेंगी, बढ़ेंगी, तो देश से जो आज तनाव का माहौल है ये भी खत्म होगा, और साथ में भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। क्योंकि बात तो हमारी भ्रष्टाचार से शुरू हुई थी। बिल्कुल सर, और जैसे अभी आपने बात बोली, ऐसा लग रहा है कि एक और पॉडकास्ट सर के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ सैकड़ों करो। मैं तो जी। दर्शन, अभिव्यक्ति, वेदांत, पॉलिटिक्स, ज्योतिष, जिस मर्जी पर आप मेरे साथ मौका दो, मैं फिर आपके साथ मतलब जरूर मल्टीपल बैठूंगा। पॉडकास्ट सर के साथ रिकॉर्ड करने हाँ, का मौका होने मिलेगा। मैं भी चाहता हूँ कि मैं जी। अपने विचारों से जो आज तक मेरे तक सीमित हैं, लोगों तक सीमित हैं, उन विचारों को लोगों तक पहुंचाए। देखो, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे बातों में आप सहमत ना हो, बहुत सारे लोग सहमत भी नहीं होंगे मेरे बातों से, तो मैं ये बोलता हूँ कि जरूर विचार तो जरूर करें। राइट। बीज बीजा है, जी देखो ना, विचार एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। कार्ल मार्क्स को जब दफनाया जा रहा था, 4 आदमी थे, तो किसी ने बोला कि ये एक दिन अपने विचारों से दुनिया को ओतप्रोत कर देगा। तो लोग हंसे, बोले अरे 4 आदमी दफनाने आ रहे हैं और तू बोलता है कि विचारों से ओतप्रोत करेगा। बोले दुनिया में 2 ही लोग होते हैं जिसको सुन के या पक्ष में दुनिया खड़ी हो जाए, विपक्ष में। उसी कार्ल मार्क्स ने आधी दुनिया लाल की। 100 चोरों के बीच में जीसस को फांसी दी। आज सबसे ज्यादा विश्व में जो मानने वाले हैं, ईसाईयत को मानने वाले हैं। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ हमें माने या ना माने, मेरे विचारों से आप सहमत हो ना हो, परंतु इतना जरूर बोलता हूँ कि जो कदम हम उठा रहे हैं, अपने गांव से इसकी शुरुआत करते हैं। इस कूड़े को लेके मैं जागरूक होता हूँ, मैं अपने घर को जागरूक करता हूँ, उसके बाद अपने मोहल्ले को जागरूक करता हूँ, क्योंकि स्वच्छता जो है ये इतनी आवश्यक है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जी इस स्वच्छ भारत मिशन का एक उदाहरण देता हूँ। मैं दिल्ली बहुत बार जाता था, बनारस भी गया हूँ। बनारस 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा था, इतनी सफाई थी, तो एक छोटा सा टॉफी का छिलका नीचे गिरा था और एक बच्चा उसको बार बार किक कर रहा था, एक बिहारी का बच्चा। फिर लास्ट में उसने उठाया और डस्टबिन ढूंढा, और बच्चा कितना कोई 2 साल का बच्चा था। तो आने वाली जनरेशन जागरूक हो रही है। मैं एक बार विदेश गया, तो जैसे हम एयरपोर्ट से उतरते हैं, इंडियंस हैं, उस वक्त इतना स्वच्छ भारत मिशन का अभी तक हमारे ऊपर प्रभाव नहीं था, तो मैंने एक टॉफी खाई और छिलका बाहर फेंक दिया। परफेक्ट दिया जी। तो सामने से एक अंग्रेज मेरे को ऐसे घूरने लगा, जैसे मेरे को नहीं पता क्यों घूर रहा है। मैंने कहा ये क्यों घूर रहा है, मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, ये तो हमारी आम आदत है, नीचे फेंक दिया। जी वो मेरी तरफ आ गया, पर ऐसे घूरता घूरता, और जैसे लगा इसने मेरे को थप्पड़ी मार देना है, पर वो कुछ नहीं बोला। वो नीचे झुका, उसने छिलका उठाया, जेब में डाला और मेरे को घूरता घूरता चला गया। भाई साहब 6 दिन का मेरा टूर था, 6 दिन मैंने कुछ भी खाया ना,
उसको जेब में डाला। अच्छा। उसका ये घूरना मेरे लिए प्रेरणा बन गया। अगर कोई आदमी गंदगी फैला रहा है तो हम उसको रोक सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी कार के अंदर भी छोटे छोटे डस्टबिन रखे हैं। मेरा घर का कूड़ा आपके घर के आगे फेंक दिया जाए, या कोई आदमी ऐसा कूड़ा फेंकता है, उस कूड़े को उठा के उसके घर के आगे फेंक दो, उसकी वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया में अपलोड करो कि आदमी जो है गंदगी का पक्षधर है। आप डालो ये चीजें। देखो, सरकार प्रयास करेगी, हम तो सरकार से मांग करेंगे कि ये जो पॉलीथीन है ये आस्ते आस्ते बैन करो, इसका विकल्प ढूंढो। सरकार भी एकदम बैन नहीं कर सकती। बहुत सारी एसेंशियल चीजें जैसे दूध है आपका, जी। बहुत सारी चीजें जो पॉलीथीन के माध्यम से आती हैं, आने वाले समय के अंदर सरकार इसका कोई ना कोई विकल्प ढूंढेगी। पर जब तक सरकार नहीं ढूंढती है तब तक हम गंदगी ना फैलाएं। हम लोग बड़ा हम एक बात ही छोड़ दें, नहीं अरे सारा काम कमेटी का है, सारा काम सरकार का है, सारा काम मोदी का है, सारा काम सुक्खू का है, ये बात भी समझ में नहीं आती है। हम उनको जरूर प्रेरित करें। हम कमेटी को बोलते हैं आप योजना बनाओ, और जो ये भ्रष्टाचार करके आप ठेकेदारों को गलत तरीके से बेनिफिट दे रहे हैं इतना पैसा, इसके ऊपर विजिलेंस सख्ती से कार्रवाई करे। माननीय सुक्खू जी से भी निवेदन है कि आप भी जो चंबा विजिलेंस अभिमन्यु जी हैं उनको शक्ति प्रदान करो, ताकि इनके ऊपर कार्रवाई हो। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी तो बाकियों पर सबक होते हैं। आने वाले समय के अंदर ये प्रेरणा बन के काम करते हैं। अब जैसे अभी आप बता रहे थे कि मतलब हमें अपने स्तर पे जो है ये सारे काम करने चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए जी। क्या आप जानते हैं चंबा जिला के अंदर एक ऐसी अध्यापिका है, सरकारी स्कूल की टीचर है, अपनी जेब से अपनी सैलरी का इस्तेमाल करके वो बच्चों को प्रेरित करती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने उनके साथ पॉडकास्ट किया था, पूजा शर्मा नाम है उनका, हमारे चैनल के ऊपर भी उपलब्ध है वो पॉडकास्ट। तो बड़ी इंस्पायरिंग सी स्टोरी थी। वो मैम क्या करती हैं, वो जो छोटे छोटे बच्चे वो जिनको पढ़ाती हैं उनको वो कहती हैं कि जो भी आपको सिंगल यूज प्लास्टिक कहीं पे भी आपको मिलता है वो लाकर उन्हें दे, और उसके बदले में वो उन्हें पेंसिल, इरेजर या कॉपी या पैसे या उनकी फीस माफ करवाना या कुछ इस तरीके के काम। तो वो उनको इस तरीके से मोटिवेट कर रही है। देखो, आप ठीक बोल रहे हैं जी। ये बहुत सारी जगहों के अंदर जैसे बोटल्स हैं, इसके अंदर गुलदस्ता बना दिया या कोई फूल लगा दिया। एग्जैक्टली जी। पर उन मैडम्स की जो आगे समस्या है ना जी, उस समस्या है कि जब वो सिंगल यूज प्लास्टिक इकट्ठा करेगी कहाँ डालेगी। देखो ना, अब आपके पास एक योजना सरकार के पास, इसीलिए मैं बोलता हूँ जब तक नहीं है तब हम जलाने का प्रबंधन करते हैं। पर जब सरकार के पास ऐसी योजना हो कि प्लास्टिक जिसने एकत्रित किया है उसको सम्मानपूर्वक प्रशंसा करके उसकी, और उस प्लास्टिक को ले और उस प्लास्टिक के लिए तभी बोलता हूँ चंबा जैसी जगह हर जिले के अंदर प्लास्टिक का जो रीयूज करने के लिए, रिसाइकलिंग करने के लिए जो एक प्लांट है वो हर जिले के अंदर बनना चाहिए। और ताकि ऐसी पूजा शर्मा जैसी जो क्रांतिकारी समाज सेविका हैं ये उस प्लास्टिक को ले जाकर इन बच्चों से टॉफी और चॉकलेट के माध्यम से कलेक्ट करके उस संस्था तक पहुंचा सके जो इसको रिसाइकल कर सके। नहीं तो वो सॉरी मैं बीच में आपकी बात काट रहा हूं, वो ऐसा करती हैं। इवन जो पूर्व में जो यहाँ पे चंबा के जो उपायुक्त थे अपने विवेक भाटिया जी, तो उन्होंने भी उनको बहुत मतलब एडमायर किया था। उसके अलावा एक और उपायुक्त थे अपूर्व देवगन, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो उन्होंने भी मतलब बहुत ज्यादा उनको मतलब प्रोत्साहित किया था। पर कभी आपने ना अपूर्व देवगन जी से या विवेक भाटिया जी से एक प्रश्न पूछना कि कोरोना काल के अंदर तो करोड़ों रुपए खर्च हुए यहाँ पर चंबा में, आप लोगों ने किए, क्या चंबा के अंदर एक कूड़ा निष्पादन के लिए या कूड़े की रिसाइकलिंग के लिए देखो एडमायर मैं बोलता हूँ हमें ना करे, हमें गालियां निकाले जिला प्रशासन भी, हमें नहीं जरूरत है, परंतु कम से कम ये बोलो आई वाश ना करे ना। अब मेरे को एक इनाम दे दिया जाए, मिंजरों के अंदर एक प्रशस्ति पत्र दे दिया जाए, बहुत अच्छे स्वयंसेवक हैं या बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, परंतु हम उनसे पूछते हैं। मैंने भाटिया से पूछा 2 अक्टूबर को कूड़ा इकट्ठा किया, कहाँ फेंका, और हमने वीडियो बना के दिखाई वो नदी में फेंक रहे थे। अच्छा है ना, और सारा कूड़ा जो 2 म्युनिसिपैलिटी के लोग नदी में फेंक रहे थे, भाटिया जी ने इकट्ठा किया। तो भाटिया जी को पूछना चाहिए था, जब 4 साल से कूड़ा प्रबंधन के लिए जगह नहीं है तो आप कूड़ा कहाँ फेंक रहे हैं। देखो ना, इसके अंदर प्रशासन को भी आईवाश नहीं करना चाहिए। अब मेरे जैसे बंदे को या फौजी को सम्मानित करने से या कूड़े में काम करने वाले को सम्मानित, देखो ये आईवाश है। एक आपके पास योजना नहीं होगी प्रॉपर तरीके से। जैसे मैं आपको बोलता हूं, अभी आपदा प्रबंधन पर चंबा में एक मीटिंग हुई है जी, ठीक है जी, कि आपदा होती क्या क्या है, चाहे भूकंप की है, चाहे बाढ़ की है, चाहे बर्फबारी की है ना, चाहे एक्सीडेंट की है।
आपने आपदा प्रबंधन को लेके चाहे बिजली आपूर्ति की है, चाहे खाद्य सामग्री की है, जब भी आपदा आएगी, आपने जो कमेटी बनाई उससे निपटने के लिए आपके पास क्या योजना है? अब जैसे माना आज से 4-5 साल पहले बहुत बर्फ गिरी थी, दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर महीनों बिजली नहीं थी, आवाजाही की सुविधा नहीं थी, उनको राशन मिला ना मिला, कितने घर ढह गए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा था, वो लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिली ना मिली है, महीनों के बाद पता लगा इतने मकान ढह गए, इतने आदमी भूखे हैं। आपदा प्रबंधन का मतलब है कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो आपदा में भी जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति बैठा है उस व्यक्ति तक योजनाएं पहुंच सके। उन लोगों को राशन नहीं मिला, हमने आवाजें उठाई, उस वक्त डिपुओं में डंप पड़ा था, डिपुओं का आदेश जारी कर दिए। तो जो इन्होंने पंचायतों में कमेटी बनाई हुई है, प्रत्येक पंचायत को आपदा प्रबंधन का एक को अध्यक्ष बना दिया, एक को फलाना बना दिया, 2-3 आदमी जाओ उनसे पूछो, बेलचा भी है उनके पास, कोई रस्सी भी है। देखो आपदा से निपटने के लिए ना आपके पास उपकरण चाहिए। एक्सीडेंट हो गया, ढाक में कोई आदमी गिर गया, ये बेचारे भला हो इनका होमगार्ड वालों का या जो अग्निशमन केंद्र वाले हैं उनका। आपको पता है राजाओं के समय में चंबा स्मार्ट सिटी था, 450 हाइडेंट थे, 2 चल रहे हैं, गलियों में आग लग जाए उससे निपटने के उनके पास कोई प्रबंधन ही नहीं है। मैं बोलता हूं तो कड़वा बोलता हूं, मैं कोई किसी के लिए आपत्तिजनक शब्द नहीं निकालूंगा कि विधायक को गाली निकाल दूं या किसी को गाली निकाल दूं, एक सरकार जिम्मेवार, 2 सरकार, हम लोग जिम्मेवार हैं। हम लोग मरे बोलते जिंदा लाशें हैं हम लोग ने आवाज उठाना ही बंद कर दिया है अपने हित के लिए। चंबा जैसे आकांक्षी जिला में अभी तक सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है शेख साहब। आपको घंटों पैदल चलना पड़ता है स्वास्थ्य सुविधाएं लेने के लिए। आप जाओ, हमारे गांव में पीएचसी है, पूछो बोलो वहां दवाइयां क्या क्या उपलब्ध है। अब दवाई उसको तो छोड़ दो, मेडिकल कॉलेज चंबा के अंदर आप देख लो, आपकी एमआरआई मशीन कई महीनों से बंद पड़ी है, उसका है ही नहीं है। आपने ट्रॉमा सेंटर मिंजरों में खोला था, 10 करोड़ रुपए उसका बजट का प्रावधान किया था, अभी तक ट्रॉमा सेंटर के अंदर एक भी कुर्सी नहीं लगी है, कोई भी उपकरण नहीं है। मेडिकल चंबा कॉलेज के अंदर आप ऊपर चले जाओ, 4 मंजिलों के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ नीचे है। मैं बोलता हूं हम चंबा के लोग ना, जो पैसे वाला है ना, वो आदमी अपने इलाज करवाने के लिए वो तो निकलेगा पठानकोट, चंडीगढ़, पीजीआई या किसी फोर्टिस के अंदर, एस्कॉट के अंदर, या कहीं पर क्या नाम है इसका, कोई भी मैक्स जैसे हॉस्पिटल के अंदर। पर गरीब आदमी जब चंबा आता है ना भाई साहब, पर्ची बनाने के लिए घंटों उसको लाइन में खड़ा करना पड़ता है, घंटों पर्ची बनाने के लिए। तो आज मैं आपको ये बोलता हूं ना कि समस्याएं तो बड़ी भरी हैं हमारी। हमारे महल्ला के अंदर जच्चा बच्चा कई बार मर गया है, उनके लिए पालकियों में पीठ पर उठा के औरतों को ले जा रहे हैं। और हम आजादी के हम बोलते हैं हमारे 77 साल हो गए, 78 साल हो गए। इंटरनेट पे कई ऐसी वीडियोस देखी है जहाँ पे आज भी लोगों को जो है पालकी पे उठा के जो है वो लेके तो जाया इसकी आवाज कौन उठाएगा? इसके लिए जब ये नेता लोग घर आते हैं ना, तो जी हम मुड़दान ना असं बोलते छोरा पे ही जाना, बंद कर लियो दरवाजा, इनके लिए दरवाजा बंद करो। देखो डिवेल्यूशन जब होगी ना, डिवेल्यूशन जब होगी तब ये लोग हम तो यार मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूं, हमने कभी बाहर खड़े होके अपने फादर के लिए नारा नहीं लगाया कि मेरा पिता जिंदाबाद, कभी उसको हार नहीं डलवाए। और इन आदमियों ने जिन्होंने हमारा इतने आज़ादी के इतने वर्षों के बाद शोषण किया है, और उनके लिए हम एक छोटा सा डंगा लेने के लिए, छोटी सी ट्रांसफर करवाने के लिए हम उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनको हार डलवा रहे हैं। उनके शर्म आनी चाहिए हमें। हम लोगों ने ही इन आदमियों को प्रोत्साहित किया कि भ्रष्टाचार करें, जितना मर्जी शोषण करें हमारा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक कहानी, लंबा नहीं हो जाए, बोलिए आप बोलिए प्लीज, उसमें देख लेना आपने जो होगा। एक बार क्या हुआ ना कि एक राजा ने ना एक पुल बनाना शुरू कर दिया सड़क के ऊपर। ना कोई खड्ड थी, ना कोई नहर थी। वो राजा सोचता मेरी जनता चंबा की जनता है, चंबा की तरह सोई हुई जनता है, शायद आवाज उठाए कि जनाब ये पुल क्यों बना रहे हैं, हमारा टैक्स का पैसा यहां खर्च कर रहे हैं आप, आवाज उठाए। और जनता ने बड़ी तारीफ की, जैसे हम जिंदाबाद वाले, बोला महाराज राजा साहब क्या कमाल है। सड़क पे पुल बन गया है। अच्छा जी। राजा ने बोले, रे तो जनता बोली नहीं। उसने बोला ऐसा करते हैं, थोड़ा शायद और शोषण करते हैं। उसने पुल पर टैक्स लगा दिया आने जाने वाले के ऊपर, ताकि जनता बोले जनाब पहले तो आपने पुल बनाया है क्यों, ये जरूरत ही नहीं थी, सड़क से हम आराम से गुजरते थे, तो अब टैक्स लगा दिया। पर ना जी, जनता बिल्कुल नहीं बोली। महीनों हो गए। राजा ने बोला फिर मीटिंग की, बोले रे जनता बड़ी खतरनाक है, हमारी बोलती नहीं है, इतनी दब्बू चंबा की जनता। उसने बोला ऐसा करो,
सड़क के दोनों किनारे पर 2 आदमी खड़े कर दो जूता लेके, जो टैक्स देगा उसके सिर में एक जूता भी मारना है और पुल भी क्रॉस करें। जी। लोग आराम से जूता खाएं और जाएं। राजा ने बोले शायद ये शिकायत करने से डरते हैं। उसने एक शिकायत बॉक्स लगा दिया कि जिसको भी अपनी कोई शिकायत है इस बॉक्स में डाल दे, गुप्त नाम से। रोज खोलें बॉक्स खाली। एक दिन एक चिट्ठी मिली, राजा बड़ा खुश हुआ, दरबार बुलाया। बोले चंबा का एक आदमी तो जागा कोई। उसने चिट्ठी पढ़ी, सब लोगों के सामने, बोलो भाई क्या है, जल्दी पढ़ो, उत्सुकता बस। एक आदमी जाग गया तो समाज के साथ बाकी भी जागेंगे। उसने बोला राजा साहब, चिट्ठी में लिखा था, आपका बड़ा धन्यवाद, आपने पुल बनाया। इस सड़क पर बड़ी जरूरत थी पुल की। आपने टैक्स लगाया, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहिए, बड़ी अच्छी जरूरत थी। आपने जूते मारने के लिए आदमी खड़े किए, हमारी खोपड़ी ऐसी है, बड़ा अच्छा किया, जूते मारने वाला खड़े। पर हमारी एक शिकायत है। बोले फटो फटो फटो, क्या शिकायत है? बोले शिकायत ये है कि ये जूते मारने वाले 2 ही रखे हुए हैं, इनकी संख्या 6 कर दो। भीड़ लगती है, जाम में हमें फंसना पड़ता है। भीड़ में हमें बड़ी देर रुकना पड़ता है, इसलिए जूते मारने वालों की संख्या बढ़ा दी जाए। तो हम लोग जो कर रहे हैं, हम प्रोत्साहित कर रहे हैं इन निकम्मे नेताओं को। मेरा नेताओं से कोई बैर नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। सांपनाथ नागनाथ एक जैसे ही हैं। एक आएगा वो 2 साल का जश्न मना रहा है, एक उस जश्न के विरोध में आज चंबा में भी निकला था जुलूस। सब एक जैसे हैं, आएंगे तो। याद रखना, जब तक ये जनता जो जुत्ते खाने वाली है ये नहीं जागेगी ना। वो सुंदरकांड में को लेख है ना, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान की शक्तियों को जामवंत ने याद कराया था और हनुमान तब बुढ़ पाए, लंका का दहन हुआ था। और जिस दिन ये जनता रूपी हनुमान हम जैसे जामवंतों से प्रेरित होके, आप जैसे लोगों से प्रेरित होके जिस दिन अपनी शक्तियों को पहचान जाए कि डेमोक्रेसी के अंदर एक वोट देने का अधिकार अगर राष्ट्रपति को तो मेरे को भी है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि उसने मेरे को राष्ट्रपति के बराबर वो मत देने का अधिकार दिया है। उसको एक बोतल के लिए, चंद पैसों के लिए ना बेचे। ईमानदार और सही आदमी को हम चुने, और जिस दिन सही आदमी आ जाएगा, देखो हमारे हिंदुस्तान में क्या रहा, जो अच्छा आदमी था ना वो पलायनवादी हो गया, बुद्ध जंगल चले गए। और जब आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, अच्छा आदमी बोला कौन जाए प्रधान बने यार, गंदी दलदल राजनीति, तो फिर फूलन देवी आएगी। वो भीड़ों में जिन पुलिस वालों से डरती थी, जीतने के बाद वही पुलिस वाले उसके अंगरक्षक बन के साथ साथ चले जी। मर गई तो झंडा झुका। तो अपराधी बोलता है यार सबसे अच्छी शरणस्थली तो यही है। जैसे विश्नोई के लिए जेल शरणस्थली बनी हो, वहां पर कोई खतरा नहीं है, पुलिस वाले उसकी रक्षा कर रहे हैं। कसाब के लिए वो शरणस्थली थी। तो अपराधियों का जो राजनीति के अंदर अपराधीकरण हुआ, उससे अपराधी बढ़े हैं और अपराधी ही राजनीति में आ गए हैं और बुद्ध जंगल चले गए हैं। पर जो बुद्ध है वो राजनीति में नहीं आएगा, उसके पास आपको जाना पड़ेगा हाथ जोड़ के, कृपया जी। आप आओ। आपको मैं एक प्रश्न पूछूं। जी बिल्कुल। एक ड्राइवर सैकड़ों टेस्ट से गुजरता है क्योंकि उसके हवाले 10, 20, 50, 4 सवारियों की जिम्मेवारी होती है। उस ड्राइवर से कोई नौसिखिया ड्राइवर बिना ट्रेन, बिना लाइसेंस के आप बैठते हैं तो आप खतरा महसूस करते हैं, गाड़ी रोक में उतर जाऊंगा। जी। जिसके हवाले आप देश कर रहे हैं भाई, उस ड्राइवर से आपको कोई खतरा ही नहीं है। और मैं आपको एक बात इसके अंदर और जोड़ूं। जी। एक आदमी ने प्रश्न पूछा कि विश्व में शांति कैसे हो। आज फिलिस्तीन इजराइल लड़ रहा है, आज यूक्रेन रशिया लड़ रहा है। जी। विश्व के हर कोने में युद्ध चला हुआ है। पाकिस्तान और भारत कब से देख रहे हैं एक दूसरे को, चाइना कब से देख रहा है कब युद्ध हो जाए। तो विश्व में शांति, हमारा जो 5000 साल का इतिहास है, श्रुति और स्मृति के रूप में सुना गया और याद रखा गया। हमने 20,000 युद्ध लड़े हैं। कोई काल शांति के नहीं जाना जा सका शेख साहब। जब शांति आती है तो हम आगे आने वाले युद्धों की तैयारी में जुट जाते हैं, और जब युद्ध होते हैं सब चलाते हैं शांति हो जाए, शांति हो जाए, शांति। आदमी कहीं भी मरे। जी। इस संबंध में मैं एक कहानी सुनाऊंगा। एक सुबह टोक्यो के हवाई अड्डे से एक जहाज उड़ा। जी। बेतरतीब पहले ट्रैक पर भागा, फिर झटके से उठा तो उस जहाज में बैठे यात्री कुछ हक्के वक्के हो गए जब उन्होंने कॉकपिट से अंदर से हंसने की आवाजें सुनी। एक आदमी ने झांक के पूछा, भाई क्यों हंस रहे हो?
हंस हंस के लौटपीट हो जा रहे हो। पायलट हंस रहा था। बोले नहीं, मैं आप पर नहीं हंस रहा हूं, दरअसल मैं उन अधिकारियों पर हंस रहा हूं जो मेरे को गलियों में ढूंढ रहे हैं। दरअसल मैं पागल खाने से भागा हुआ हूं, एक अपराधी हूं, पागल हूं, और मेरे को उन पर हंसी आ रही है जो मेरे को गलियों में ढूंढ रहे हैं। उनके साथ बोलता बड़ी गहरी मजाक होगी। उन पागल खाने के अधिकारियों को छोड़ो, उस जहाज में बैठे यात्रियों के साथ और भी गहरी मजाक होगी। उस जहाज का क्या बना होगा? याद रखना, राजनीतिज्ञ निरोट्रिप, विक्षिप्त और पागल आदमी रहा है। अगर मैं इनको पागल बोलता हूं, बुरा मत मानना। जिनको आपने ना जेल में बंद कर रखा है, पागल खाने में रखा है, वो क्या करेंगे? आपका सिर फोड़ देंगे, इतने से पागल है। इन राजनीतिज्ञों की पागलपन की मैं आपको बताऊं, हिटलर ने पूरे जर्मन के अंदर गैस चैम्बर बनाए 500 यहूदी पर डे मारने के लिए। जी, हॉलोकॉस्ट बोलते हैं उसको। हाँ, हॉलोकॉस्ट। एक बटन दबाया, नष्ट। इस तरीके से इतिहास में 50 लाख लोगों की हत्या का जुर्म जो है हिटलर के नाम पर है। स्टालिन ने 60 लाख लोगों की हत्या की। तैमूरलंग जिस राजधानी में आता, 10,000 बच्चों की गर्दनें कटवा के बालों में छिदवा के जुलूस निकालता ताकि ये मुल्क याद रखे कभी तैमूर यहां से गुजरा था। भाई साहब, आज 100 डिग्री टेम्परेचर पर ना पानी उबलता है। 100 डिग्री टेम्परेचर में किसी आदमी को डाल देना, उसका क्या बनेगा? 100 डिग्री टेम्परेचर भी टेम्परेचर नहीं है। 1500 डिग्री पर लोहा पिघल जाता है और 2500 डिग्री पर लोहा भाप बन जाता है। जी, 2500 डिग्री टेम्परेचर किसी घर में पैदा कर देना, उस घर का क्या बनेगा? पर 2500 डिग्री टेम्परेचर भी टेम्परेचर नहीं है शेख साहब। एक उद्दजन बम के विस्फोट से जो गर्मी पैदा होती है 10,000 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। जी, और उसका क्षेत्रफल है 40,000 वर्ग किलोमीटर। जी, और ऐसे ऐसे 5 लाख उद्दजन बम इस पृथ्वी पर बन चुके हैं। आइंस्टीन से जब पूछा ना कि तृतीय वर्ल्ड वार कैसी होगी, बोले तृतीय मैं नहीं बता सकता, चतुर्थ के बाद बोल सकता हूं, क्योंकि चतुर्थ वर्ल्ड वार कभी होगी ही नहीं। क्योंकि आदमी चाहिए वर्ल्ड वार लड़ने के लिए। तो तीसरे विश्व युद्ध के अंदर एक समय में 70 पृथ्वियों को नष्ट करने की पावर इन पागलों के पास है। ये ट्रंप का आज दिमाग खराब हो जाए, ब्लैक बटन दबा दे, या मोदी का खराब हो जाए, या पर जो सहनबाज बैठा उसका दिमाग खराब हो जाए, इस्लामाबाद में लोग मरे या दिल्ली में लोग मरेंगे तो लोग ही। इजराइल में जो बंदे मर रहे हैं वो भी वही हैं, फिलिस्तीन में मर रहे हैं, लेबनान में मर रहे हैं, यूक्रेन में मर रहे हैं, रसिया में मर रहे हैं। इसके लिए मानवता को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा हृदय क्यों युद्धों के प्रति ललायित रहता है, और ये शक्तियां किसके पास हैं? पॉलिटिशियन के पास है। और एक बात और बोलूं, जब इनके पास तलवारें थी, छोटी छोटी बंदूकें थी, तब इन्होंने लाखों आदमी मरवा दिए। आज तो इनके पास ऐसी अनूठी ताकत आ चुकी है जो परमाणु बम के रूप में है। इसलिए हमारा चुनाव बड़ा सही होना चाहिए। और पता क्या है जी, एक कहानी फिर सुनाता हूं जी। एक नेता के घर में कुत्ता मेहमान हुआ। रोज नेता की फोटो अखबारों में आए। जब नेता अपनी गली से दूसरी गली जाए तो बड़ा स्वागत हो। तो कुत्ते ने भी बोला ना, मेरे को भी नेता बनाओ। हम अपनी गली से दूसरी गली जाते हैं तो कुत्ते हमारे घर तक छोड़ के आते हैं, दौड़ाते दौड़ाते। इसका बड़ा सम्मान होता है। उसने अपने कुत्तों से बात की तो कुत्ते हंसने लगे। तेरे में आदमी वाली बेवकूफी कब से आ गई, हम खुश ऐसे ही। पर वो नेता बनना चाहता था। एक रात जब उसका नेता सो रहा था गहरी नींद में, उसने जगाया। बोले मेरे मालिक, मेरा दिल भी दिल्ली जाने को करता है। नेता सा बोला, दिल्ली जाने के ट्रेड सीक्रेट्स हैं, गुप्त रहस्य हैं। आप देखो ना, इन गठबंधनों के अंदर आज बयान क्या होते हैं, कल क्या होते हैं, उसके साथ हो गए तो उनके उसके साथ हो गए। बोले देख, ये बड़े मुश्किल काम है। आदमी मोक्ष पहुंच जाए, आदमी जन्नत पहुंच जाए, यहां जाना बड़ा मुश्किल है। पर चल, तू बड़े नेता का कुत्ता है, मेरा कुत्ता है, मैं तेरे को समझाता हूं। पहली तो बात है, बोले इन कुत्तों को सब तेरे पैरों में आएंगे। कुत्ते के अंदर एक खप डालना शुरू कर दे कि कुत्ते की जाति खतरे में है। जैसे कुछ बोलते हैं इस्लाम खतरे में, कुछ बोलते हैं हिंदू धर्म खतरे में है जी। तो राजनीति का पहला सूत्र है कि खतरे की भावना पैदा करो। कि जो म्युनिसिपल कमेटी का मेयर है, ये आपको जहर देकर खत्म करने पर आमादा है, पर भाइयों, जब तक मेरी जान में जाना है, मैं कुत्ते की जाति पर आंच नहीं आने दूंगा। कुत्ते की स्त्रियां मिल जाए, उनको बोलो, देवियों, पूरे संसार में इक्वलिटी है, आपको भी बराबर का आरक्षण मिलना चाहिए। आपके साथ बड़ा शोषण हो चुका है,
विद्रोह करो, क्रांति करो। मैं तो इस नारी पीढ़ी का सेवक हूं और इसके लिए ही मेरा आविर्भाव हुआ है। कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले, कॉलेज में पढ़ने वाले, ये छोटे छोटे जो राजनीतिक दल बने होते हैं उनके कुत्ते के, उनके अंदर जाके वो खप डाल दो। नवी पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा, सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। उठो, विद्रोह करो, क्रांति करो, आगे आओ। मैं तो आपके साथ हूं, आपके लिए ही मैं अवतरित हुआ हूं। गरीब कुत्ते मिले तो उनको बोला, मैं तो भाई देखो ये जो अमीर है ये आपका शोषण करने पर आमादा है, पर मेरी जान ही आपके लिए। अमीर मिले तो उनको बोलो जो गरीब है ये आपकी आय और संपत्ति पर नजर रखें, पर जब तक भाइयों मेरी जान में जाना, मैं कि आय और संपत्ति पर आंच नहीं आने दूंगा। ब्राह्मण कुत्ता मिले तो उसको ब्राह्मणवाद पढ़ाना, महाजन मिले, शूद्र मिले, बनिया मिले, हिंदू मिले, मुसलमान मिले, उनको पूरा उनके बारे में पाठ पढ़ाना। कुत्ते ने बोले तो ठीक है, पर सब इकट्ठे मिल जाएं तो? उसके बोले सर्वोदय की बात करना, सबका साथ सबका विकास, सर्वोदय सर्वजन हिताय। तब बोले सबके विकास की बात करें। मैं चोर का भी दे चाहता हूं, मैं साहूकार का भी दे चाहता हूं, मैं बीमार का भी दे चाहता हूं, मैं डॉक्टर का भी दे चाहता हूं, मैं तो ब्राह्मण का भी दे चाहता हूं। मैं तो सबका साथ सबका विकास, सर्वोदय की बात करता हूं। मेरे को सबका विकास चाहिए, सबका उदय चाहिए। बोले एक एक मिले तो उसके उदय की बात करना, सब इकट्ठे मिले जाए तो सर्वोदय की बात करना। कुत्ता तो हैरान हो गया। जिस शहर में कुत्ता रहता सब कुत्ते उसके आगे पीछे चलने शुरू हो गए। भाई बचा, तू ही हमारा नेता। उसने वो टोपी लाना, गांधी टोपी लगाना, चूड़ीदार पजामी लगाना भी शुरू कर दिया कुत्ते ने। पर कुत्ते ने दिल्ली पहुंचना हो, ये आदमी ने तरकीब बैंक जैसी है। आज हम लोगों ने निर्णय लेना है कि देखो ये तो विचार है ना, सोचते वक्त लगेगा। आज हम लोगों ने निर्णय लेना है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने निर्णय लेना है कि हमारे प्लेन का ड्राइवर कौन है। हमारे एक छोटे से प्लेन का ड्राइवर कैसा होना चाहिए, और देश के ड्राइवर का कोई टेस्ट ही नहीं। वो मूर्ख, क्रिमिनल, घटिया, कोई दृष्टि नहीं, ऐसे आदमी को अगर हम बैठा देंगे तो देश का क्या हाल होगा। तो ये तो बात चली थी एक छोटे से भ्रष्टाचार से, पर यहां से लेकर ऊपर तक मैं ये बात बोलता हूं, जब तक चयन भी हमारा सही नहीं है, जब तक हमारी धार्मिक वैल्यूज अच्छी नहीं है, जब तक हमारा करैक्टर ठीक नहीं है, तब तक ये चीजें जो है इसके अंदर परिवर्तन करना से परिवर्तन। जी राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। उलझा हुआ सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे अभी आपने बताया कि लोग चुनाव ठीक से नहीं करते हैं, लोग स्टैंड नहीं लेते हैं, ऐसा क्यों है सर? अगर हम बाहर के देशों में देखें तो इतनी जागरूकता है लोगों के अंदर, थोड़ा सा कचरा यहाँ से वहाँ हो जाए या एक रैपर भी यहाँ से, जैसे आपने बताया, तो वो घूरने लग जाते हैं। उनको पता है कि ये कचरा फैलाने से पर्यावरण को जो है वो नुकसान पहुंचेगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है सर? ऐसा माइंडसेट क्यों नहीं है लोगों का? देखो वही मैं बात बोल रहा हूँ, अवेयरनेस, जागरूकता, आपके संदेश, मेरे संदेश। ये थोड़ी बोलेंगे हम करो ही कुछ ना। मोदी ने प्रयास किया जी, धरातल पर उतरते बेशक वो 50% ही रहा जी, पर इसका मतलब ये थोड़ी प्रयास करना छोड़ देना चाहिए। आप भी तो प्रयास कर रहे हैं। आपने अगर ये पॉडकास्ट किया है तो आपके दिमाग के अंदर भी कूड़ा एक समस्या है और आप भी चाहते हैं इससे निजात मिले। अब जितने लोग सुनेंगे उसमें 10% भी चेंज करेंगे। देखो ऐसे ऐसे प्रयास सब जनों को करना चाहिए, सब जन आए आगे। तो ये मैं ये नहीं बोलता हूं कि प्रयास छोड़, देखो बाहर जो जागरूकता आई है ना उस समय के साथ आई है। अच्छा, पर लेकिन आते क्यों नहीं है सर? अब देखो मैं आपको लोग एकजुट क्यों नहीं होते इन मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए? पता क्या है, मैं आपको बोलता हूं, हम एक अपने तक संकुचित हो गए हैं। जैसे ये बोलता ना कि मैं ठीक हूं, बस वही बात है ना। जैसे मैंने आपको अभी पीछे आम बात में बात सुनाई थी, मैं बोलता हूं कि मैं सुकेंद्रित हूं। मैं बोलता हूं मेरे अलावा भाड़ में जाए दुनिया, जहां जाती है दुनिया जाए। अब आज से पहले इस्लामाबाद में बम फटता था तो हिंदुस्तानियों को 1947 से पहले दुख होता था, ढाका में फटता दुख होता था। आज कोई आपसे पूछे कि बम फटेगा, इस्लामाबाद में फटे कि दिल्ली में? इस्लामाबाद में फटेगा ना। पर बंदा बोले ना दिल्ली में ही फटेगा, भारत में फटेगा, पर दिल्ली में फटे या शिमला में? दिल्ली में फटे सर। हाँ दिल्ली में फटेगा। पर बोलेगा नहीं हिमाचल में फटेगा, पर शिमला में फटे या चंबा में? तो शिमला में फटना पड़ेगा। पर अगर कोई मेरे से पूछे फटेगा भी चंबा में, पर चंबा में फटे या महला में, मैं बोलूंगा चंबा, चौगान में फट जाए भाई। पर वो बोलेगा नहीं महला में फटे। तो महला में फटे, ये पड़ोसी के घर में या तेरे घर में? तो पड़ोसी के दिन खराब। पर बोलेगा नहीं तेरे घर में फटेगा, तेरे बाप पर फटे या तेरे पर।
तो मैं इतना बोलता हूं कि हम जैसे जैसे संकुचित होते जाते हैं, अपने तक आ जाते हैं। देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की क्या बात थी, सर्वे प्राणी मात्र सुखों। ये नहीं बोला सिर्फ मैं सुखी हूं। जो ये मैं की बात आई है ना, हम बोलते बाढ़ में जाए, मेरा कूड़ा चला गया बाहर, नाली में जाए, उससे पब्लिक पी रही है तो बाढ़ में जाए। जो बाहर है ना, देखो वो लोग तो जो अविकसित या विकासशील कंट्री हैं, उनको भी पर्यावरण के पर सचेत करने के लिए करोड़ों अरबों डॉलर का फंड देते हैं जी ताकि जो ये देखो ना, ग्लोबल वार्मिंग है ना, आज समस्या जो है, आज यूक्रेन का युद्ध है, यहाँ पटाखे फैलने से प्रदूषण फैलता है, बकरीद से प्रदूषण फैलता है, पर जो ये बम फट रहे हैं और ये जो कूड़े की हमारी गंभीर समस्या है, इतने बम आपके यूक्रेन और रशिया और फिलिस्तीन और इसमें सीरिया और लेबनान और इजराइल में फटे हैं। क्या हमारा बाउंड्री तो हमने खींची है, पर्यावरण तो संयुक्त है ना सारा। तो आज जो नवंबर महीना, दिसंबर शुरू हो गया, आज पहली बार हुआ कि दिसंबर में बारिश, अभी तक 4 महीनों से बारिश की बूंद नहीं गिरी है। ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के लिए हमें सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये भी पृथ्वी के नष्ट होने का कारण बनेगा। पृथ्वी जो है ना, अपनी जो एक रीत है ना, वो गड़बड़ा गई है। पृथ्वी की रीत, ऋतुओं, रीत क्या था, बोलते हैं रघुकुल रीत सदा चली। रीत थी पृथ्वी के अंदर जो एक साइकिल था, उस साइकिल गड़बड़ा रहा है। और इसके लिए परिणामविद गंभीर भी होंगे, परंतु हम ये बोलते हैं इसके लिए सिर्फ हमारा कूड़ा ही नहीं, जो विश्व के विकसित देश है वो भी इसके लिए जिम्मेवार है। उन लोगों ने हम लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित जरूर किया, उसके लिए फंड दिया, पर खुद पैसा कमाने के लिए, हथियार बेचने के लिए इस तरीके से अनैतिक युद्ध लड़ रहे हैं, वो भी चीजें जिम्मेवार। पर मैं इतना उस काबिल आदमी नहीं हूं कि नेतन्याहू के बराबर हो जाऊं या ट्रंप के बराबर हो जाऊं या पुतिन के बराबर हो जाऊं या जेलेंस्की के बराबर हो जाऊं। एक पर एक विचार देने के लिए आपने मंच रखा, तो मैं बोलने का अधिकारी हूं, मैं बोल सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है वो वर्ल्ड उसको रिकॉग्नाइज करता है। अपने अपने स्तर पे सभी लोग उसके ऊपर प्रयास भी कर रहे हैं। अब कितने हो रहे हैं ग्राउंड लेवल पे वो तो वहाँ के लोग ही जानते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। एक साइंटिस्ट का तबका ऐसा है जो अंतरिक्ष के अंदर धरती जैसे जो प्लैनेट्स हैं उनको खोज रहा है ताकि ह्यूमन सिविलाइजेशन को वहाँ पे ले जाया जा सके। बहुत सारी कंपनीज ऐसी, जैसे स्पेस एक्स ले लीजिए आप, उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट बना दिया ताकि स्पेस में जाना आसान हो जाए और ये सब कुछ हो जाए। अब इतना सारा पैसा वो स्पेस एक्सप्लोरेशन पे लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमें विकल्प मिले। अगर वो पैसा यहाँ पे अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो मतलब उसके साथ भी तो सर बड़ा फर्क पड़ेगा ना। देखो, ये जहां भी जाएंगे ना जी, ये उत्पात ही मचाएंगे। इतनी सुंदर पृथ्वी को जी इन नर्क बना दिया, और ये बाहर जाएंगे वहां पर भी यही चीजें लेके जाएंगे। और देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक छोटी सी बात, हम ध्यान में बोलते हैं टाइम स्पेस एंड चेंजिंग पर बोलते हैं जी। इस दिन बात करूंगा, वैसे अभी बात कर लेते हैं। सर आपके साथ बहुत पॉडकास्ट करना है, जिस तरीके से पॉडकास्ट फ्लक्चुएट कर रहा है ना यहाँ से वहाँ, मुझे लग रहा है कि एक एक्स्ट्रा एपिसोड हमें जाएगा करना पड़ेगा। तो देखो, टाइम स्पेस एंड चेंजिंग क्या है जी। जैसे समय है जी, हम कितना जीते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, हम बोलते हैं 7 आयु, अब 100 साल जियो जी। उसके अंदर भी जो हमारे शुरू के साल है वो संघर्ष में कटते हैं। किशोरावस्था है, बाल्यकाल है, जवानी के दिनों में जोश है, उस वक्त पढ़ाई में लेते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम के बोझ में आ जाते हैं, फिर वानप्रस्थ हो जाते हैं, फिर संन्यास के अंदर चले जाते हैं, बुढ़ापे के अंदर जीते हैं। जो वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी 200 करोड़ साल पहले बनी। जब ये पृथ्वी नहीं थी तब भी समय था, और जब ये पृथ्वी नहीं रहेगी तब भी समय रहेगा जी। हर चीज के दो पहलू। जैसे दिन क्यों एग्जिस्ट हुआ, क्योंकि रात थी। जीवन क्यों आया, क्यों मृत्यु थी। नदी का एक किनारा क्यों, दूसरा किनारा था। सिक्का एक पहलू क्यों, दूसरा पहलू था। समय एक चीज ऐसी है जिसका ना एक छोर है ना दूसरा छोर है। इसको बोलते हैं अनंत, इन्फिनिटी, ब्रह्म। इसका कोई छोर नहीं है, फिर भी एग्जिस्ट करता है। और उस समय के अंदर हमारे पास जो इतिहास है, मैंने बोला, वो भी श्रुति और स्मृति के रूप में 5000 साल पहले का है। जो 200 करोड़ साल पहले भी प्रकाश था, उसके अंदर अगर मैं 100 साल भी जी लूं, अगर कोई आदमी 70 साल एवरेज जीता है ना, तो 35 साल तो सोए निकल गए। जो 35 साल उस आदमी को विचार करना चाहिए, जो 35 साल उसने जागे हुए काटे हैं, उसमें सही मायने में जागे हुए कितने काटे हैं। क्रोध में कितना काटा, भय में कितना काटा, गाली गलोच में कितना काटा, मुकदमे में कितना काटा, बीबी से लड़ते हुए कितना काटा, जिम्मेवारियों में कितना काटा, पढ़ाई में कितना काटा, तो अपने लिए कितना समय दे पाए।
तो इस समय को अगर हम उस अनंत समय के साथ कंपेयर करें तो पानी का बुलबुला जो होता है पानी में वो भी ज्यादा लाइफ जीता है। और दूसरे उसके बाद आता स्पेस। कभी ज्ञान विचार करना, जो सुन रहे हैं वो भी करे। जो सूरज है ना एक ग्रह है जी जो अपने प्रकाश से चमकता है और हम सब उसके टूटे हुए टुकड़े, विज्ञान टूटे हुए। मानता है उपग्रह है, इसलिए उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जैसे चंद्रमा का टुकड़ा है ना, पृथ्वी का टुकड़ा चंद्रमा है। चंद्रमा तक आप गए, मंगल में अभी आपके पैर नहीं पहुंचे, पर बोलते हैं कहीं पर वहां पर पानी होने की संभावना है। बाकी जो ग्रह है वहां तक हम नहीं गए हैं, सृष्टि को ढूंढ रहे हैं जिसको आप बोल रहे हैं। जी सूरज के बाद जो नजदीक से नजदीक तारा है वो हमसे 4 प्रकाश वर्ष दूर। तो 4 प्रकाश वर्ष दूर अर्थात प्रकाश की गति है 1,86,000 मील प्रति सेकंड। हम उस गति से भी चले तो 4 वर्ष के बाद उस पर तारे तक पहुंच सकते हैं। उसका भी एक सौर मंडल अपना। और जो दूर से दूर तारा है, खगोलविद बोलते हैं, वो हमसे है 200 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर। अर्थात जब पृथ्वी बनी थी तो उसका प्रकाश 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से वहां से चला था। आज हमसे टकराया तो हमने खोजा वो वहां भी तारा है। इससे दूर भी तारे हैं पर अभी उनका प्रकाश नहीं पहुंचा है, जो खगोलविद बोलते हैं। जी जो ब्रह्मांड में एक तारों को झुरमुट नजर आता है जिसको हम आकाशगंगा गैलेक्सी बोलते हैं। जी एक एक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं अरबों तारे और हैं, जी। ऐसी ऐसी खरबों आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में। देखो हमारी सोच से बड़े दूर परमात्मा की कल्पना है। हम तो चींटी हैं, जैसे इस कमरे की चींटी के लिए यही संसार है। कहां ढूंढ लोगे इतने बड़े स्पेस में जिसमें खरबों तारे, खरबों आकाशगंगाएं और उसका एक छोटा सा आकाशगंगा का एक तारा सूरज और उस सूरज का एक छोटा सा टुकड़ा पृथ्वी और उस पृथ्वी के भूमंडल के अंदर भी 3/4 जल है। 1/4 में अमेरिका है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, फलाना लड़ रहे हैं। उसमें एक भारत, उस भारतवर्ष के अंदर एक हिमाचल, हिमाचल के अंदर एक एकांक्षी जिला चंबा, चंबा के अंदर एक पिछड़ा हुआ गांव महला, उसके अंदर मास्टर ईश्वर चंद जी और उनका पुत्र ये स्वामी भुवनेश्वर। पर मेरा अहंकार देखो जरा तुलनात्मक अध्ययन करो इस यूनिवर्स के साथ। मेरा अहंकार देखो, मेरे को घूर के भी देखे, कोई तो नींद नहीं आती है। इसने घूर के क्यों देखा? ओए मुई में खेतू किस लेखे, बोले तू किस बाग दी मूली हुसैना, उस बाग दी मूलिया हुसैन बोलता है। हम हैं क्या? जिए चले जा रहे हैं अभिमान में, जिए चले जा रहे हैं। एक अध्यात्म की चर्चा होगी, इस पर कभी मैं दोबारा चर्चा करूंगा। और तीसरी बात है चेंजिंग। प्रतिक्षण हम चेंज हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि रात को सोया सुबह बूढ़ा हो गया। मैं प्रतिक्षण बुढ़ापे की ओर जा रहा हूं। इसके अंदर भी चेंज है, नहीं तो सड़ता नहीं। इस घर के अंदर भी चेंज है, नहीं तो ढहता नहीं। प्रतिक्षण जब आप मेरे साथ बैठे कुछ छोड़ते अभी चेंज हो चुके हैं। कोई पता नहीं है जो अंदर से कितना सूक्ष्म चेंज चला हुआ है। 9 करोड़ जीवन इस शरीर के अंदर पलते हैं कोशिकाओं के रूप में। बालों के रूप में रिटायरमेंट हो रही है, नाखूनों के रूप में रोज भर्ती हो रही है, रोज रिटायरमेंट हो रही है। इसलिए मैं बोलता हूं उस परमात्मा की लीला अपरंपार है। ये विज्ञान जो है ज्ञात और अज्ञात के बीच में पट सकता, अज्ञे कोई नहीं जान सकता, वो सूत्र है। इसलिए जब श्रद्धा बस इस तरीके का अनुग्रह पैदा होता है, इसलिए मंदिर और मस्जिद में जो हम झुकते हैं वो हमारा झुकना ही बेमानी होता है जब तक हम उस परमात्मा के प्रति पूर्णता अनुग्रह से नहीं भर जाते हैं। फिर झुकना नहीं होता है, फिर झुक जाता है अपने आप। एक होता है किस चीज को छोड़ना, एक होता छूट जाना, एक होता झुकना, एक होता झुक जाना श्रद्धा बस, उसके अंदर लेट जाना उसकी प्रेम में। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊं। अकबर जंगल में गया हुआ है, सम्राट था, नमाज का वक्त हुआ, झुक गया जैसे नमाज करते हैं, नमाज का वक्त था। तो एक लड़की पर ऐसे देखते हैं कि दौड़ती हुई आ रही है, अल्लड़ जवान सुंदर लड़की जंगल में, एक पैर इस पत्थर पे, एक पैर उधर, एक उधर। और अकबर झुका, उसको पता लगा, उस पर पैर रखा और आगे निकल गई। एकदम अकबर उठा, गुस्ताख कौन है ये? सैनिकों लाए, सैनिक पकड़ गए। अब लड़की को होता प्राण गए, अब तो प्राण गए मेरे। गिड़गिड़ा रही है, याचना, गुस्ताख लड़की, तेरे को नहीं पता मैं उस परमात्मा के प्रेम में झुका हूं, उसकी इबादत में झुका हूं, और तू मेरे ऊपर पैर रखते हुए निकल गई। उसने बोला राजा मेरे को नहीं पता, दरअसल मेरा एक प्रेमी मेरा इंतजार कर रहा था और वो थोड़ा लेट हो गया था, मैं लेट हो गई थी,
तो मैं उस प्रेमी के इंतजार में उसको इंतजार न करना पड़े, मैं इतनी भाव पागल दौड़ती चली गई, सम्राट मेरे को माफ कर, मेरे को तू नजर ना आया। वो प्रेमी नजर आ रहा था। पर एक बात पूछूं ना सम्राट, बुरा ना मानना, अब मेरे को पता मेरा सिर तो अलग होगा, मैं तो एक हार्ड मास के शरीर से प्रेम करने वाली काबला से नारी, उसके प्रेम में इतनी पागल होगी कि मैं सम्राट को भूल गई। और तो उस परम अस्तित्व, उस परमात्मा के, उस खुदा के आगे झुका था। तेरे को मैं याद रह गई, तेरी नमाज कबूल नहीं, तेरी नमाज झूठी है जी। तो नमाज भी ऐसी हो कि उस प्रेम में आप झुक गए तो झुक गए। इर्द गिर्द फोटो वालों को देख रहे हैं, इर्द गिर्द देख रहे हैं, चाहे वो पूजा है, पूजा नमाज एक ही चीज है। श्रद्धा बस मैं जिस था मत्था टेक दे वो तेरा द्वारा हो जाता। जब आप उसका द्वार, उस खुदा का, उस परमात्मा का, उस गॉड का, उस गुरुजी का दरबार को देख के आपका सिर झुकता है ना, तो फिर उसका द्वार हो जाता है। क्या बात है सर। सर बहुत ही अच्छी आपने बात कही है। आपके साथ जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई है, इसमें जो भी मेरे को समझ में आया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर अवेयरनेस लेके आनी है तो सबसे पहले जो दिमाग के अंदर जो सदियों से जो अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी रिलीजन का है, सबसे पहले तो वो जो आधी नॉलेज है उसको हटाकर पूर्ण नॉलेज जो आपने अपने अपने धर्म, जो धार्मिक ग्रंथों की है, वो एक्वायर करनी पड़ेगी। उसको एक्वायर करने से भौतिक और मानसिक विकास होगा, और जब भौतिक और मानसिक विकास होगा तब हम लोग तर्क और वितर्क करने के लिए जो है वो बाध्य हो जाएंगे। और मैं एक बात बोलता हूँ जी जी, मेरे को क्या समस्या है कि एक मुसलमान मस्जिद में जाता है और एक मुसलमान को क्या समस्या है मैं मंदिर में जाता हूँ जी। तुम मुसलमान होके जियो, हम हिंदू बन के जीते हैं। मैं क्यों एक मुसलमान को हिंदू बनाने पर तुला हूं और क्यों मुसलमान हिंदू को मुसलमान बनाने पर तुला है? कौन सा जन्नत, कौन सा ये गलत मौलवियों ने शिक्षा दे दी? कौन सा धर्म परिवर्तन करने से आदमी तो वही रहेगा ना जी। गधे को आप कुगती से बॉम्बे ले जाओ तो गधा ही रहेगा, राइट। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। वैल्यूज वही बोला ना, जो अंदर से वैल्यूज है वो परिवर्तन धार्मिक वैल्यू का अंदर से आना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। राइट। किसी आदमी को ऐसे देखो, मैं हिंदू घर में पैदा हो, हिंदू बन गया, मेरे को बोला गया गीता पढ़नी है, खबरदार मस्जिद में गया, मस्जिद वालों को बोला गया खबरदार कुरान के अलावा किसी को पढ़ा, एक ग्रंथ कोई पढ़, किसी को बोला बाइबल पढ़, चर्च के अलावा कहीं मत जा, किसी को बोला ग्रंथ साहब गुरु मान्यो ग्रंथ, ठीक है ना। हर आदमी को हमारा हिंदू होना, मुसलमान होना, सिख होना, ईसाई होना हमें सिखाया गया है, जन्म से कोई नहीं था। तो मैं क्या बोलता हूं कि जो भी आदमी देखो, जो आज से 5000 साल पहले कुछ सत्य थे ना, या 1400 साल पहले सत्य थे, आज टाइम के हिसाब से टाइम स्पेस सब चीज चेंज हो चुकी है जी। मैं एक कहानी पढ़ता था, आपने पढ़ी होगी कई बार। एक टोपी बेचने वाला है, वो जंगलों में बेचने जाता है, जंगल के रास्ते जाता है, तो एक जगह विश्राम करता है, तो उठता दिखता सब उसकी टोपी उठा के बंदर ऊपर चढ़ गए। अब उसको पता था कि बंदर नकलची होते हैं, उसने थोड़ा डांस किया, बंदर भी डांस करने लगे, उसने इशारा किया, उसने इशारा किया, उसने अपनी टोपी उठाई नीचे फेंकी और बंदरों ने भी टोपी नीचे फेंक दी। उसने टोपियां उठाई, अपनी गठड़ी बांधी, चला गया। अब उसने वो किताब लिख दी जी। वो चाहे गीता बन गई, कुरान बन गया, कि मैंने, मेरे अनुभव थे ना वो लिखा जो उस समय के हिसाब से। अब उसकी भी 3-4 पीढ़ियां, 5-7 पीढ़ियां, 10 पीढ़ियां बीत गई। अब वो भी टोपी का कार्य करते थे। अब उसके संस्मरण किताबों में लिखे थे कि मैंने क्या किया जीवन में, ये किया। ऐसे ही उसका कोई 5-6 पीढ़ियों बाद एक आदमी फिर गया टोपी बेचने वाला, तो उस पेड़ के नीचे बैठा, वहां भी बंदरों के वंशज थे। अब जब उठा तो वो टोपियां लेके चले गए थे। अब उसने समस्या नित नहीं थी, आज की युग की थी। समाधान पुरानी किताबों में खोजोगे तो मुश्किल हो जाएगा। उसने पुरानी किताब निकाली, गांधी जी क्या बोलते थे जी, मेरे दादा क्या बोलते, दादा ने बोला मैंने ऐसा किया था, बंदरों आपका क्या, मैं करूंगा। उसने वैसे ही नकल की, बंदरों की तरह बंदर भी नकल करने लगे। उसने थोड़ा डांस किया, उन्होंने डांस किया, उसने अपनी टोपी उठाई नीचे फेंकी, जैसे ही फेंकी तो एक बंदर बिना टोपी के रह गया, वो उठाई उसने टोपी और लाई। बोले साले जो हमारे बुजुर्गों ने गलती की हम नहीं करने वाले हैं। जी। तो जब समस्या आज की है और समाधान पुरानी किताबों में ढूंढेंगे ना शेख साहब, तो जो सिर पर टोपी है उसको भी खो बैठोगे। अच्छा। इसलिए मैं बोलता हूं जी। समस्या आज की है। आज देखो बहुत पानी बह चुका गंगा में, इन 5000 सालों में बहुत चीजें तब्दील हो चुकी हैं। आज के हिसाब से मैं ये नहीं बोलता हूं जो उन्होंने बोला था, देखो ये सारे ग्रंथ मेरे पास पड़े हैं,
जो इन्होंने बोला था ये गलत था, इन्होंने सत्य बोला, सबने सत्य बोला है, पर एक शब्दों में सत्य कहाँ है? राइट। एक छोटी सी बात है, गुड़ कैसा होता है? मीठा। मीठा कैसा होता है? अब मेरे पास कोई जवाब नहीं नहीं है है। ना? आप इसके ऊपर एक ग्रंथ लिख दो पूरा मीठे के ऊपर, जी। पर आप समझा नहीं सकते हैं। जिसका नाक नहीं है उसको बताओ गुलाब की खुशबू क्या होती है? उसको पता ही नहीं चल पाएगा। जिसके कान नहीं है उसको बताओ सारे गामा पाधानी सा क्या है, सुर का क्या है? और जिसकी आंख नहीं है, जन्मजात अंधा, उसको बोलो पीला रंग क्या होता है? अंधे गए थे ना, पंचतंत्र की कहानी है, उसने 5 अंधों ने हाथी को पकड़ा, किसी ने बोला खंबे की तरह, किसी ने बोला पूंछ की तरह, किसी ने बोला छज की तरह है जी। वो 5 अंधे हम है, आध्यात्मिक रूप से अंधे हाथी एक ही था, जिसने पैर पकड़ा उसने बोला खंबे की तरह है, और फिर लड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान, मैं मेरा ईश्वर ऐसा, मेरा ईश्वर ऐसा था, एक ही वो हाथी पूरा था, समग्र देखने की किसी हिम्मत नहीं थी। बुद्ध के पास एक आदमी को ले गए, वो मानता ही नहीं था प्रकाश है, उसको क्या एक्सप्लेन करोगे? बुद्ध ने बोले इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, आंख पर झिल्ली है। जब झिल्ली ऑपरेट कराई, वो आदमी उसके पैरों में गिर गया। आगे बोले महाराज क्या बताते, पीला रंग क्या बताते, श्वेत क्या बताते, ये रंग बिरंगी दुनिया क्या क्या ग्रंथों में एक्सप्लेन करते। भाई जी, आंख, नाक, मुंह, कान और स्पर्श, ये 5 ज्ञानेंद्रियों इस मार्ग से भोगे गए आनंद को भी हमने प्रियजन को नहीं समझा सकते। यहां बैठे आपको नहीं समझा पा रहा हूं, तो परमात्मा को समझाया जा सकता है इन ग्रंथों के रूप में। मीठा एक शब्द है। अब मेरे से पूछो गुड़ क्या होता है ना, मीठा क्या होता है? क्या होता है सर मीठा? मैं गुड़ उठाऊंगा आपके मुंह में डाल दूंगा, ये होता है। अब इसको आप जो मर्जी शब्द दो, इसको खट्टा बोल लो, देखो एक शब्द था, शब्दों में सत्य नहीं है, समझाने से नहीं है, इसलिए बोला अनुभवातीत, अनुभव से जानना है परमात्मा। जिसने अल्लाह को नहीं जाना है वो लड़ाई करेगा, जिसने कृष्ण को नहीं जाना है, इसलिए कृष्ण ने बोला सर्वधर्म प्रजात्मा में कम शरणम ब्रज। हम बोलते तेरे पास है अपने माही टटोल, हृदय भीतर बैठकर अंताकरण विलोक, अहम ब्रह्मस्मि, बूंद भी सागर समान, हिरण हरिहरान, आपो दीपो भव, अशरणम, मैं अपनी शरण चला जाता हूं। जनक बोलता है, बूंद बोलता पानी में मीनी प्यासी, सुनी सुनी आवत मोई हंसी, मृग की नाभि मई कस्तूरी, बन बन फिर उदासी, क्या मथुरा क्या काशी। तो भाई जी जो चीजें हैं उसको तो हमने खोजा नहीं, चल रहे हैं बाहर, मैं जानता हूं, मैं पूछो इनको क्या जानते, जानने वाला आदमी तो इस तरीके से बोलेगा नहीं भाई। राइट सर। हम भी सागर की था नहीं ले सकते। देखो याद रखना, हाइड्रोजन की 2 वैलेंसी और ऑक्सीजन की 1 वैलेंसी पानी बनता है जी। जो उस पानी में है ना, जो सागर में है, वही बूंद में भी है, इसलिए बोले बूंद भी सागर समान। जो हम हैं उसी के बराबर है, हमें अनुभूति नहीं है। इसलिए पता क्या, ये तो ग्रंथों में नहीं लिखा जाएगा, शब्दों में सत्य नहीं, जब तक आदमी ध्यान से अनुभव पर नहीं जाएगा, जब तक उसको पाने की अभिप्सा नहीं होगी, जब तक उसके प्रेम में उस अल्लड़ जवान लड़की की तरह ना झुका जाएगा, जब तक उसके प्रति श्रद्धा और अनुग्रह नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर सही धार्मिक वैल्यूज, सही धार्मिक आदमी नहीं निकलेगा, तब तक आप खोज में उस परमात्मा को नहीं खोज सकते। दूध में घी छुपा है, पर उसको एक प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। कुछ आदमी नास्तिक दूध समझ के पी रहे हैं, कुछ उसको घी समझ के पी रहे हैं, पर जब उसको प्रोसेस से गुजारोगे, दही लगाओगे, मक्खन लगाओगे, घी है, पर संदेह करोगे तो परमात्मा है, विश्वास करोगे तो परमात्मा नहीं मिल सकता आपको। बिल्कुल सही कहा सर, रोंगटे खड़े हो गए सर। मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ है कि मेरे पास सवाल का जवाब नहीं था जब आपने मीठे वाला सवाल पूछा। और सच में जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा था, आपने जिस तरीके से मेरे को सही डायरेक्शन में आप लेके आए हो ना, मतलब वो काबिले तारीफ है सर। बहुत आपसे मतलब सीखने को मेरे को मिला बहुत कुछ। बहुत लंबा तो नहीं हो गया? कोई बात नहीं सर, लंबा पॉडकास्ट डालेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए ये जो कुछ भी आपने बोला है ना सर जी, वो मतलब जिसको बोलते हैं प्योर नॉलेज, जिसको हम बोल सकते हैं, वो हमें बुक्स में नहीं मिलेंगी। नहीं, बुक्स में मैं आपको क्या बोलता हूँ, देखो ना, कई लोग मेरे से पूछते हैं, देखो जी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के सिर पर हाथ रखा था जी, विवेकानंद को ज्ञान मिल गया, आप भी रख दो जी। मैंने बोला सिर्फ रामकृष्ण ने विवेकानंद के ही सिर पर हाथ रखा था, लाखों आदमियों के सिर पर हाथ रखा था, सिर्फ विवेकानंद को ही झलक क्यों मिली? अपने अंदर विवेकानंद तो पैदा करो। जिज्ञासु थे, दौड़ते थे इस संत के पास, सब पर विश्वास नहीं करते थे कि मेरे को कोई दिखाए असली झलक। देखो
जो प्यासा है ना शेख जी साहब, जी और रेगिस्तान में भी उसको किरणों के ब्रह्म होने शुरू होते हैं, मृग मरीचिका बोलते हैं उसको। छाया देख के भागेगा, यहाँ पानी मिले, यहाँ पानी मिले, यहाँ पानी मिले। जो प्यासा नहीं है ना, और रिवर बैंक पर भी खड़ा है, उसको नदी नजर नहीं आ रही, और हम क्या कर रहे हैं? जिसको प्यास नहीं है उसको भी पानी पिला रहे हैं। जो शाम को प्यास लगने की संभावना थी वो भी खत्म कर वो रहे भी हैं। खत्म कर रहे हैं। जी मैं बोलता हूं एक असली शिष्य पैदा हो जाए तो नकली गुरु को विदा होना पड़ेगा। हर कोई गुरु बनने को तैयार है। आई हेट एडोरेशन, मेरे को नफरत है। व्यक्तिगत पूजा से मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। यार जब आपके अंदर वो छुपा हुआ, मेरे पैर क्यों छू रहे हो? लोग आते हैं, वो बोलते हैं कहीं ना कहीं मेरे को सात्वना मिल जाए। अब बोल दो मेरा बल्ब फ्यूज हो रहा, कोई तांत्रिक है। अब बोल दो कोई खोट है। अब बोल दो कोई साईं बन गया, तेंदुलकर ने करोड़ रुपए चढ़ा दिए, मैं भगवान के दर्शन कराया। कोई तो भगवान बने, कोई निर्मल बाबा आ जाए, समोसा खा के कृपा दिला रहा है। कोई कुमार स्वामी है, वो बोलता मंत्रों को कोड लगा दिए। यार आप ही घटिया प्रश्न लेके जा रहे हैं। विवेकानंद ऐसे प्रश्न लेके नहीं गया था ना, नहीं जी नहीं। इसलिए रामकृष्ण मिले। जी आपको जितने पाखंडी तैयार हो रहे हैं, जितने कथावाचक तैयार हो रहे हैं, जितने ये शिक्षा देने वाले, आपको तो उस वक्त पता लगता है पखंडी है जब आसाराम पकड़ा जाता है। इससे पहले तो आपको पता ही नहीं है। नहीं है। चाहे कोई मौलवी पकड़ा जाए, अब कोई बंदा बोलेगा सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में बोल, नहीं, सभी लोग जो पखंड की दुकानदारी कर रहे हैं, शॉपकीपर बने हैं, ये दुकानें बंद होनी चाहिए। और सच्चा आध्यात्मिक आदमी, मैं ये बोलता हूं, प्यास जगाओ, स्रोत मिलेंगे। प्यास जगाओ, भूख होगी, खाना तृप्ति देगी। भूख ही नहीं होगी, जबरदस्ती खाना खिलाने से आपको बमन हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगी। तो ये जो जबरदस्ती का धार्मिक ज्ञान दिया जा रहा है, ये आपको बमन कराए। कहीं पर शायद वर्षा हो रही है, कहीं पर धूल निकलती है। यार कहाँ एक बार बोलते हैं हम चांद के पता नहीं किस दक्षिण ध्रुव में पहुंच गए, और दूसरी तरफ, और इससे क्या हो रहा है? ये जो चमत्कार हैं, ये चमत्कार भारत के अंदर विज्ञान को पैदा नहीं होने दे रहे हैं। जो एक वैज्ञानिक मस्तिष्क था वो चमत्कारों की ओर झुक जाएगा। सही कहा। और ये भारत को बहुत बड़ा लॉस है। जो धूल निकालने वाले बाबा इस देश के अंदर हुए, उन लोगों ने लाखों युवाओं को, करोड़ों युवाओं को धर्म के पखंड की ओर प्रेरित किया, विज्ञान की ओर प्रेरित नहीं किया। विज्ञान फिर सुख दे रहा भाई जी। एक चेला क्या सुख देगा आपको? जिसने बल्लभ का आविष्कार किया, जो एडिशन था, ये सुख दे रहा। आज यही इंद्र देवता पंखा चला रहे हैं, यही टीवी चला रहे हैं, यही आपके माध्यम से पॉडकास्ट हो रहा है। जिसने पेंसिलिन का इंजेक्शन बनाया, उसने समाज को सेवा दी। जिसने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किया, डॉक्टर कृष्ण बर्नार्ड जैसे लोग, उन्होंने समाज के लिए कुछ काम किया। जिसने रेल बनाया, आज विश्व भ्रमण के लिए आपके पास जहाज पड़े हैं। तो विज्ञान फिर आपको लाभ दे रहा है। और इस धूल निकालने से, या इस शहद की वर्षा होने से, और उसमें बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो उनके आगे झुक रहे हैं, नाच रहे हैं, क्या मिला समाज को? समाज को भी इसके लिए, मैं कोई नास्तिक नहीं हूं, मैं भगवान को मानता हूं। आपका धर्म, आपका ध्यान बहुत जरूरी है आपके लिए, उसको करो। परंतु इन पखंड के पीछे नाच रहे हैं, वहां पर घर में सब बच्चों को छोड़ के ये चीजें कर रहे हैं। इस पखंडवाद से, देखो, पखंड के खिलाफ हूं, परमात्मा के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुदा के खिलाफ नहीं हूं, मैं जो हमारे गुरु साहब है, गुरु मान्यो ग्रंथ, उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं जीसस के खिलाफ नहीं हूं। पर मैं जो पखंड समाज के अंदर फैला रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो व्यक्ति पूजा के लिए आएगा उसके खिलाफ हूं। चाहे नेता हो, चाहे व्यक्ति हो, जो अपनी पूजा के लिए आएगा उसके हम खिलाफ बोलेंगे। इसलिए समाज के अंदर जब चेतना विकसित होगी ना, देखो हर कोई आदमी सोचता है, हर कोई आदमी सोचता है तो गलत हो रहा है, ये मौलवी गलत बोल रहा है, ये पंडित गलत बोलता नहीं यार, पता नहीं डराया इतना हुआ, धर्म भी रूप बना रखे हैं, वो कहीं सच्ची जन्नू में ना जाना पड़े, नरक में ना जाना पड़े। मैं बोलता हूं ये कोरी कल्पनाएं है। ये आपको प्रलोभन दिए गए, आपको पाप करने से रोकने के लिए आपको डराया गया। स्वर्ग यही बनाओ, आपको बोला यहां ये नहीं करो वहां ये मिलेगा, यहां ये नहीं करो। यार वहां मिलना किसने देखा? यही पृथ्वी को स्वर्ग बना लेते हैं, आओ सारे मिलके इस पृथ्वी के ऊपर वो करते हैं जो मिलता है, ऊपर ऊपर सब मिलेगा। आपको बोला गया 72 उरे हैं, हमें बोलेगा उर्वशी, मेनका, रंभा, सोडसी 16 साल से ऊपर नहीं होती। कल वृक्ष है, उसके नीचे बैठ जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा जो डिमांड करोगे। आप अगर डिमांड करोगे ब्लेंडर प्राइड आए, आप बोलेंगे स्कॉच आए, आप बोले तो वही मिलेगा। धरती पर आप ब्लेंडर प्राइड छोड़ दो, मैं तो नहीं बोलता शराब पीनी चाहिए, पर मैं बात कर रहा हूं आपकी कल्पना का स्थान देखो। आप गरुड़ पुराण को पढ़ना, इतनी भयंकर यातनाएं दी हैं ना। अगर ये यातना, जिसने गरुड़ पुराण लिखा है, ये यातना अगर तैमूर लंग को पता होती ना, या किसी भी अत्याचारी को पता होती, वो भी इतना अत्याचार नहीं कर पाए जितने नरक में है, जितना जहन्नुम में है। वो ऐसा आदमी है जो आदमी यहां पर आपका शरीर जला दिया,
पकोड़े किसके तल रहे हैं ऊपर? आपके शरीर के पकोड़े तले जा रहे हैं, पंच तत्व का शरीर यहां विलीन हो गया, फिर वहां क्या तला जा रहा है? और बोलने में हिचक लगती है, धर्म के खिलाफ है। धर्म के खिलाफ नहीं है, आपको डराया जा रहा है। और जो मैं बोल रहा हूं, एक बार गरुड़ पुराण पढ़ना आपने, जन्नम की यातनाएं भी पढ़ना। मुसलमानों को बोला आप सिर्फ बदतरूरों की कल्पना मत करो। हर कोई आदमी चाहता हमने वहां जाना, पर आप जन्नम को भी पढ़ लो, वहां पर जो यातनाएं दी, ये सब आपको पृथ्वी पर पाप करने के लिए रोकने का ऋषि मनुष्यों का एक उपाय था। और अच्छा धर्म का मार्ग आप अपनाओ, इसलिए आपको स्वर्ग का और जन्नत का प्रलोभन था। पर मैं ये बोलता हूं, धरती को जन्नत बनाओ। धरती के अंदर बोलते तेन त्यक तेन भुंजिता, त्याग भी हो सकता है जिसने भोगा, उपनिषद बोलता है। इसलिए भाइयों, धर्म भीरू मत बनो, धर्म के प्रति जागरूक बनो, धर्म को जानो। जिस भी धर्म में है उसमें आनंदित होकर रहो। हसीवा खेलीवा धरीवा ध्यानम। कोई परमात्मा नहीं लड़ता आपस में, कभी लड़ते नहीं देखा आपने। कभी किसी मुसलमान को जो हिंदू मंदिर को नहीं मानता उसको देवता का कोट होते देखा? या जो हिंदू खुदा को नहीं मानता है उसके ऊपर कोई ऐसी आपदा आते देखी? यार रशिया तो नास्तिक है पूरा देश, चीन पूरा नास्तिक है। पंडित पुरोहित उस वक्त सारे, जब क्रांति आई थी, साइबेरिया भेजे गए, मंदिर मस्जिद तोड़ दिए गए, सारे को उठा के साइबेरिया भेजा। एक नास्तिक देश बना था। क्या वहां बरखा होना बंद हुई? जेड़े तुम चेले का बरखा होंदे मांगते। आज गूगल बाबा सब दिखा रहा है, वहां बारिश हो रही है, वहां भी बच्चे मुंडे पैदा होंगे। क्या तुम्हारे ने मुंडे देवते ने देने? तुम्हारी ने कुड़ी देवते ने? वहां भी मृत्यु होती है, और मृत्यु का कारण और कुछ नहीं है। याद रखना, कोई रोग, कोई एक्सीडेंट, कोई सुनामी, कोई मृत्यु का कारण है। मृत्यु का कारण एक ही है। क्या कारण है? मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु होती है सर, जो मृत्यु का कारण बताओ। नहीं है पता सर, प्लीज एक छोटी सी बात है, मृत्यु कारण के लोग बोलते हैं योगा नहीं करते थे, के बोलते शराब पीते थे, के बोलते। मैं यही लगा था बोलने, फिर मैं चुप हो गया, मुझे पता था कि वो गलत है। ये बोलते हैं ना भाई जी, मृत्यु का कारण है जन्म। जिस दिन आप जन्मे उस दिन आपकी मृत्यु निश्चित होगी। जन्म न होता तो मृत्यु न होता। इसलिए जब जन्म लिए हो ना, तो ये पक्का कर लो आपकी मृत्यु भी है। इसलिए उस मृत्यु को साइड में रख दो, मौज करो। जय माता दी। क्या बात है सर। सर सच में सर, बहुत ही ज्यादा माइंड बेंडिंग जो है ये पॉडकास्ट रहा। शुरू कहाँ से हुआ था, पहुंच कहाँ पे गए। और मतलब आप कूड़े का शुरू हुआ था। आप जी आप हमें प्रॉमिस कीजिए कि जिन जिन टॉपिक्स को आपने छुआ है इनके ऊपर डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल बनेगा। स्वामी जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत सारी माइंड बेंडिंग चीजें जो थी वो आज हमारे दिमाग में आई हैं, और हम सोच में पड़ गए हैं। धीरे धीरे जब हम और पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे तो वो सारे के सारे सवाल जो मन में उजागर हो रहे हैं वो हम आपसे पूछेंगे, क्लियर करेंगे। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को मेरी बातों से चोट पहुंची होगी तो मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, क्योंकि फ्लो में शेख साहब के साथ बैठे तो बहुत सारी बातें जो अंदर सत्य हैं, जैसे 2 2 4 होता है ना, हमने 4 बोल दिया, 5 बनाना होगा तो फिर बोल देना। नहीं सर, जो भी आपने कहा हमें ऐसा लगता है, अगर हम अपने पर्सनल ओपिनियन से बोले, सर आपने बहुत गहरी बातें कही। बिल्कुल। और ये ज्ञान बुक्स में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सो एक बार फिर से सर आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शेख साहब आपका धन्यवाद। आपके कैमरामैन भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, और समय निकाल के आपने हमें अपने विचारों के, मेरे विचारों को आपने मंच प्रदान किया। समाज के आगे ले जाने के अंदर ये विचार शायद सहायक हों। ठीक है, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे स्वामी भुवनेश्वर शर्मा जी। इनके साथ हमने जो आज पॉडकास्ट किया है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन जो बात हुई है वो बिल्कुल प्योरेस्ट ऑफ द प्योर थी। हम आशा करते हैं कि अगली बार जब हम आपके लिए एक पॉडकास्ट लेकर आएंगे तो उसमें गहनता से इन सारे के सारे विषयों के ऊपर बात की जाएगी। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। ये पॉडकास्ट स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर अवेलेबल होता है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप स्पॉटिफाई पे देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे तो आप देख ही सकते हैं। और पॉडकास्ट का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।